आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जन्नत के पत्ते जिसे निम्र अहमद ने तहरीर किया है, इसका आखिरी बाब पढ़ रहे हैं। अब आगे से आने अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठी, सलाइयों को महारत से चलाती स्वेटर बुन रही थी। ऊन का गोला लुढ़क कर उनके कदमों के करीब गिर पड़ा था। आयशा गोल उनसे फासले पे बड़े सोफे के कोने पे टिकी ऊन के गोले को देख रही थी। इसकी निगाहें धागे पे जमी थी, मगर जहन कहीं और भटक रहा था। जिंदगी अब ऊन के गोले की सी लगती थी। कोई इसे कब बुन दे, कब ढेर दे, सलाइयाँ इसके हाथ में तो थी ही नहीं। आयशे, तुम्हारा फ़ोन बज रहा है। आने के पुकारने पे वो चौकी गोद में रखा मोबाइल कब से बज रहा था। इसने नंबर देखा और एक मासूम सी मुस्कान ने इसके लबों को छू लिया। बाहर नंबर पे लिखा नाम देखकर इसने प्यार से आने को बताया और सब्ज बटन को दबाकर फ़ोन कान से लगाया। सलाम अलैकुम। इसने मुस्कुराकर सलाम किया था। मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ। तुर्की वाले कैसे हैं? इसकी मुस्कुराहट और भी खूबसूरत हो गई थी। आंखों में तमानियत के सारे रंग उतर आए थे। हाँ बताओ क्या हुआ? इसके अल्फाज सुनकर आने बेख्तियार सलाइयाँ चलाते हाथ रोक कर उसे देखा। इसी पल आयशा सीधी होकर बैठी इसकी मुस्कुराहट सिमटी थी। कौन सा बॉर्डर? तुर्की और शाम का? इसने आहिस्ते से दोहराया था। आने फासले में बैठी थी, इन्हें सुनाई नहीं दिया था, मगर उन्होंने सवाल निगाहों से देखा जरूर था। वो उनको यूँ देखते पाकर ज़बरदस्ती मुस्कुराई थी। फिर माजरत खाना नजों से गोया इजाज़त तलब करती उठकर किचन में आ गई। आने ने ज़रा हैरत से इसे गर्दन मोड़कर देखा। वो किचन के खुले दरवाजे से काउंटर के पीछे खड़ी फ़ोन पे बात करती नजर आ रही थी। आने वापस सलाइयों की तरफ मुतवज्जी हो गई थी। हाँ कहो, फिर मैं सुन रही हूँ। काउंटर पर कोन रख के झुके खड़े आयशा ने एक मुहताज नज़र बाहर लाउंज में खड़े खिड़की के नज़दीक बैठी आने पे डाली। वो अब इसकी तरफ मुतवज्जो नहीं थी। ज़रा ऊंचा बोलो, इतना आहिस्ता। मेरी समझ में नहीं आ रहा, क्या कोई आस पास है? इसने रुक कर सुना, फिर इस बात में सर लाया। ठीक है, मुझे सारी बात समझाओ। अब इसने फिर खुले दरवाजे से झाँका। आने अपनी बनाई में मसरूफ़ थी। क्या? एक मिनट। कैलेस के किस तरफ है वो बॉर्डर? वो तेज़ी से फ्रिज की जाने बढ़ी और इसके दरवाजे से नस फोल्डर से पेन निकाला और साथ ही आवेज़ा नोट पैड के ऊपरी सफ़े पे तेज़ी से लिखने लगी। मंगल की रात, यानी पीर और मंगल की दरमियानी रात 2 से 3 बजे, और वो इलीगल बॉर्डर क्रॉस करेगा। अच्छा। और वो रवानी से चंद अल्फाज घसीटने लगी। हाँ ठीक है, मैं समझ गई। अच्छा ओके। इसने पेन वापस फोल्डर में रखा और नोट पैड का सफ़ा पार कर तय करके मुट्ठी में दबा लिया। अच्छा, मैं देखती हूँ क्या हुआ। कोई आ गया है? अच्छा तुम फ़ोन रखो, हम बाद में बात करते हैं। मरहबा। इसका मरहबा अदा होने से पहले ही फ़ोन बंद हो गया था। इसने एक नज़र मोबाइल को देखा और फिर चंद गहरे गहरे सांस लेकर अपने हवास बहाल किए। दिल अभी तक यूं ही धड़क रहा था। राज भी एक बोझ होते हैं जिन्हें सहारने के लिए बहुत मजबूत असाब होने चाहिए। इसने हाथ में तयशुदा कागज़ पे निगाह दौड़ाई। इस मालूमात के साथ इसे क्या करना चाहिए? तुर्की का तुम पे फ़र्ज़ है आयशा। अपने दिल से पूछो कि अगर तुम्हें ये मालूम हो जाए कि एक मुजरिम तुर्की का एक कौमी मुजरिम गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर पार कर रहा हो तो तुम्हें क्या करना चाहिए? इसने अपने दिल से पूछना चाहा। अजीब सा ही जाना और 10-10 हर जगह गालिब था। तुम्हें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के कमांडर को फ़ौरन मुत्तला करना चाहिए। तुम्हें उनको बताना चाहिए सब कुछ, ताकि वो इसे गिरफ्तार कर सके। मगर नहीं, आयशा गुल ये सब कैसे करेगी? आयशा गुल तो कभी भी कुछ नहीं कर सकती। इस नहज पे वो एकदम चौंकी। आयशा गुल कभी कुछ नहीं कर सकती। अब्दुल रहमान इसे हमेशा कहा करता था, ये इसका पसंदीदा जुमला। मगर इस वक्त ये फिक्रा किसी तीर की तरह इसे आ लगा था। वो शिकस्ता कदमों से चलती वापस लाउंज के बड़े सोफे पे आ टिकी। आने ने सलाइयों से नजर हटा के उसने कहा, क्या कह रही थी बाहर है? आयशा ने ठीक से बात नहीं सुनी और गर्दन नफी में हिला दी और कहीं और ही गुम थी वो। क्या इसे अब्दुल रहमान को दिखाना चाहिए कि आयशा गुल बहुत कुछ कर सकती है? क्या वाकई? वो चलते चलते इस जंगल नुमा इलाके तक आ पहुंचे थे। ऊंचे सख्त दरख्त और उनके दरमियान से किसी दरिया से तंग झरने की तरह बह रहा था। पानी के ऊपर पुल की सूरत में लकड़ी के फट्टे लगे हुए थे और दरमियान में लकड़ी का एक बड़ा सा तख्त था। तख्त पे सुर्ख कालीन बिछा था और इसके 3 साइड्स पे मुंडेर बनाकर गाँव तक ही लगे थे। चौथी तरफ मुंडेर न थी ताकि वहाँ टांगे लटका कर बैठे तो पानी पैरों को छूए। सब्ज पानी, सब्ज दरख्त और ऊपर नीला आसमान। पुल के उस पार झोपड़े से बने थे, जिनमें से एक से वो अभी अभी नमाज पढ़ के निकली थी। ज़ोहर से असर तक वो चलते ही रहे थे।
इस मुकाम पे जहाँ इन्हें छोड़कर अपने किसी काम से चला गया था, इसको 1 घंटे तक आना था। वो इस असना में खाना खाकर अब नमाज से फारिग हुई थी। बाहर निकल कर देखा तो बाहर एक पुल के तख्त पर बैठी पैर के अंगूठे से पानी में दायरे बना रही थी। हया ने अपनी सुर्खियाँ उतार कर अंदर झोपड़े में रख दी। जहान कौन सा देख रहा था, पाँव से जरा सा अबाया उठाए नंगे पैर चलती पुल तक आई। बहारे के साथ बैठ कर इसने पाँव पानी में डाले तो टखनों तक सब्ज माया में डूब गए। जहान का तुर्की वाकई खूबसूरत था। अब्दुल रहमान कब आएगा? बहारे गोद में रखे अपने गुलाबी रस पे लगे मोती पे उंगली फिरती पानी को देखते हुए बोली, आ जाएगा अभी, तुमने इतनी देर क्या किया? इसने गर्दन मोड़कर मुस्कुराते हुए बहारे को देखा। वो खाने के बाद जब नमाज पढ़ने लगी थी तो बाहर आ गई थी। कुछ भी नहीं किया इसने, बुझे बुझे चेहरे के साथ नफी में सिर लाया। जहान की डांट का असर अभी तक बाकी था। क्या तुम इसलिए उदास हो कि इसने तुम्हें डांटा है? वो हर वक्त डांटता है, मगर मैंने कुछ गलत नहीं किया। सामने से एक परिंदा उड़ता हुआ आया, पानी की सतह से अपने पंजे टकराते हुए अपनी चोंच में जरा सा पानी भरे बाहर रुके फड़फड़ाता उड़ गया। क्या तुमने वाकई हमारी बातें सुनी थी? इस्तफसार करते हुए वो जानती थी कि अगर इसने कुछ सुना भी होगा तो वो भी समझ नहीं पाई होगी। नहीं सुना मैंने कुछ, सब मुझे ही क्यों इल्ज़ाम देते हैं? वो खफकी से कहती बिस्तर उठा के दूर जाते परिंदे को देखने लगी जो ऊपर आसमान पे उड़ता जा रहा था। शायद इसके लिए चोंच भर पानी ही काफ़ी था। इसकी वुसअत बस उतनी ही थी। अच्छा फिर उदास क्यों हुआ? आया क्या मैं जब 15 साल की हो जाऊंगी तो शादी कर सकूंगी? और हया का मुंह हैरत से खुल गया। तुम्हें ऐसी बातें क्यों सूझी बाहर? खनिया की शादी भी 15 साल की उम्र में हुई थी ना। गुंचा कौन? हमारे जदेसी में रहती। हम सब लोग गए थे इनकी शादी पे। अब्दुल रहमान भी गया था। तस्वीर भी है मेरे पास, दिखाऊं? हया ने मैकेनिकी अंदाज में सिर हिलाया। बाहर ने अपना पर्स खोला, अंदरूनी खाने की जिप खोली और एक लिफाफा निकाला। उसे उसके मोबाइल की झलक नजर आई थी। तुम्हारा फ़ोन तुम्हारे पास था? उसको अचंभा हुआ। मैं समझी तुम नहीं लाई। मैं ले आई थी, चार्जिंग हो गई थी। क्या मैं इसे देख सकती हूँ? या ने फ़ोन लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो बाहर ने जल्दी से जिप बंद करके पर्स पर कर लिया। मैंने कुछ गलत नहीं किया, तुम मेरा यकीन क्यों नहीं करती? मैं अच्छी लड़की हूँ। या ने गहरी सांस भरी। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा यकीन करती हूँ। मैं जानती हूँ कि बाहर एक गुल अच्छी लड़की और अच्छी लड़कियाँ कबूतर नहीं बनती। वो बातें इधर से उधर नहीं करती। इसने हाथ वापस खींच लिया था। जहान तुम्हें जो बात आगे बताने से मना कर रहा था वो तुमने आयशे को नहीं बताई होगी, प्रॉमिस? बाहर ने लेकिन कहने के लिए लब खोले फिर बंद कर दी। फिर सर झटक कर लिफाफे से एक फोटोग्राफ निकाल कर हया के सामने किया। बस मेरे इसका यही फोटो है। हया को दिखाते हुए भी बाहर ने तस्वीर का किनारा सख्ती से पकड़ रखा था। इतनी सख्ती से कि इसका नाखून पीला सफ़ेद पड़ गया। वो अब पानी के करीब कोई भी चीज़ बेहतियाती से पकड़ने का खतरा नहीं ले सकती थी। पानी कोई भी चीज़ें कभी भी लौटाया नहीं करता था। वो शादी की फंक्शन की तस्वीर थी। कोर्ट में निकाह था। फ्रंट रो की नशस्तों पे वो तीनों बैठे थे, ब्लैक सूट और ग्रे शर्ट में मलबूस। वो बस जरा सा मुस्कुरा रहा था। साथ बैठी बाहर और आयशे भी मुस्कुरा रही थी। मसनूई फैमिली जो अब टूट गई थी। पता है हमारी शादी में निकाह के बाद दुल्हन दूल्हा की कुर्सी साथ होती है तो दूल्हा दुल्हन की कुर्सी उठाता है। हाँ मैं जानती हूँ, ताकि वो अलामती तौर पर यह साबित कर सके कि वो अपनी जिम्मेदारी का बोझ उठा सकता है। मगर गुंजा इतनी मोटी थी कि इसके दूल्हा से कुर्सी उठाई ही नहीं गई। फिर वो ज़रा रुकी। मगर तुम आयशे को बताना कि मैंने यूँ कहा। अगर तुम वो बात जो जहान ने मना किया कि आयशे को नहीं बताओगी तो मैं अभी से नहीं बताऊँगी। इसने जैसे ज़बान दात, मगर आयशे तो पहले ही इसने जैसे ज़बान दात तले दबाई। क्या इसे पहले ही पता है? आयशा हया ने बगौर से देखा। बाहर ने झट गर्दन नफी मिलाई। मैं किसी को नहीं बताऊंगी, प्रॉमिस। इसने तस्वीर एहतियातन खत के लिफाफे में डाली और इसे बैग में रख दिया। कुछ था हया को जो डिस्टर्ब कर रहा था, कुछ गलत था कहीं, मगर खैर। और तुम ये शादी की बातें मत सोचा करो। अच्छा सितम भी करना याद आया। बाहर ने सर उठाकर उसे देखा, फिर नफी में गर्दन लाई। मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी कि मैं किससे शादी करूंगी। वो क्यों? सामने दरिया किनारे दरख्त का एक पत्ता हवा से फड़फड़ा रहा था। जब हवा का बोझ बढ़ा तो वो एकदम शाख से टूट कर नीचे गिरा। तुम बुरा मानोगी, समझो मैंने ऐसा कहा ही नहीं। हवा ने पत्ते को अपने पैरों पर सहारा दिया। आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरा, यहाँ तक कि पानी ने इसे नरमी से हवा के हाथों से लिया और अपने ऊपर लिटा दिया। तुम्हें पता है अब्दुल रहमान ने मुझसे वादा किया था कि अगर वो मर जाए तो मैं इसे जनाजा ज़रूर दूंगी। क्या? वो शशता रह गई। सांस रुका और दिल में ऐसा लगा जैसे वो धड़कना भूल गया हो। एल्लारा के दरिया की सतह पे दरख्तों और आसमान का अक्स मिला रहा था। इस अक्स पे तैरता पत्ता इनकी सिमटा रहा था। हाँ इसने बहुत दफ़ा ऐसा कहा। छोड़ो इन बातों को। इसने खफीफ से सर झटका। पता नहीं क्यों हमेशा आगे की प्लानिंग तैयार रखता था, चाहे वो मरने की ही क्यों ना हो। इसने गर्दन उठाकर सामने दरिया को देखा। वहाँ से चट्टानें और गार दिखाई नहीं देते थे, मगर जब वो बैलून में
ऊपर उड़ रहे थे तब वो नजर आए थे, बिल्कुल वैसे जैसे डॉक्टर इब्राहिम की दी गई कैंडी के रैपर पे बने थे। बाहर उसे एकदम याद है आयशा कहा करती थी कि कुरान पाक में निशानी होती है उन लोगों के लिए जो और फिक्र करते हैं। तुमने कहा था कि तुम जानती हो वो उस रोज में क्या बताना भूल गई थी। हाँ, बाहर ने अस्पात में सर लाया, पत्ता बहता हुआ इनके कदमों के करीब आ रहा था। जैसे वो मस्जिद आके आया, बाहर ने अपना पाँव से उसका रास्ता रोक न चाहा। हया को एहसास हुआ कि वो दोनों पत्ते को देख रही थी। बाहर ने इसे रोकने की कोशिश की थी, इसने नहीं की थी। आयशा ने बताया ही नहीं था कि आखिर में जंग कौन जीता। बाहर ने अपने पैर से पत्ते को वापस धकेला, वो जरा पीछे हुआ, फिर इसी रफ्तार से वापस आया। आपके बाहर ने इसे नहीं रोका, वो इन दोनों के पैरों के दरमियान से गुजरता तख्त के नीचे बहता चला गया। मुसलमान जीती थी, ये तो मुझे पता है। हया को हैरत हुई। ये थी वो बात जिसको जानने के लिए इसे बहुत तजस्सुस था, मगर मुझे नहीं पता था। सो मैंने स्टोरी बुक से पढ़ लिया था बाद में। साथ ही बाहर ने गर्दन मोड़ कर पीछे देखा, बिछड़ा हुआ पत्ता अपने दरख्त से बहुत दूर पीछे को बहता जा रहा था। बस यही बात थी। हाँ, बाहर ने सर इस बात में हिलाया। हया को मायूसी हुई। ये तो सामने की बात थी कि मुसलमान ही जीते। तो फिर बाहर ने समझा आयशा बताना भूल गई, जबकि आयशा ने इसलिए इस बात का जिक्र नहीं किया कि सब जानते हैं कि एजाब की जंग मुसलमानों ने जीती थी। ये कोई अहम बात तो नहीं थी। शायद डॉक्टर इब्राहिम इसे यही बताना चाहे थे कि आखिर में वो ये जंग जीत जाएगी। फिर भी कहीं कुछ मिसिंग था, कुछ था जो वो फिर मिस कर गई थी। इसने खफीफ सा सर झटका, पता नहीं। बाहर अभी तक गर्दन मोड़े दूर जाते पत्ते को दिख रही थी। वो पत्ता जिसे अब कभी अपने दरख्त के पास वापस नहीं आना था। जहाँ आया तो वो लोग एहलार गाँव आ गए। अब शाम हो रही थी, सो वहीं से वापस हुई रब के उन्हें कैब ले ली और वापस आशियाना आ गई। जान ने कहा था कल यहाँ से रवाना होना है, इसी हिसाब से वॉच पैकिंग करनी थी। नारात में चाय देने आई तो उनको सामने अपने सामान समेटता देखकर अफसोसदा हो गई। मेरी मंगनी हो गई सरमा में, क्या तुम लोग आओगे? मैं तुम्हें ज़रूर इनवाइट करूँगी। मैं ज़रूर आऊँगी। बारे ने चेक किया, फिर आया को देख के मुस्कुराहट जरा से बैठ गई। मेरा मतलब है शायद आऊँ। बिना मुस्कुराकर इसका गाल थपथपाती बाहर निकल गई। आयशा कहती है जब मैं इसके पास आ जाऊंगी तो हम दोनों किसी दूसरे मुल्क चले जाएंगे, जहाँ पाशा बेना हो और जहाँ हम आयशा और बहारे बन के रहें, मिन्नी और हमना नहीं। और फिर वहाँ हम बहुत सा पढ़ेंगे। मैं क्या कह सकती हूँ। उसने शाने चुकाया अपना सफरी बैग की जिंदगी जिप खोली। खाना ज़रा फूला हुआ था और उसे याद आया इसने इस खाने से उससे मखमली डब्बी निकाली, अपने फ्रॉक तय करती। बाहर वो डब्बी देखकर चटकी फिर इसके पास चली आई। हाय ने डब्बी खोली, अंदर से अब मखमल पे वो नाजुक सा नेकलेस चमका रहा था। हाय ने निगाहें उठाकर बाहर को देखा। पहले इसकी आंखों में हैरत उभरी, फिर उलझन, और फिर समझ कर इसने नफी में सर झटका। ये वो नहीं है, ये वो नहीं हो सकता। क्या तुमने इसे खरीदा है? मैंने और अब्दुल रहमान ने मिलकर इसे खरीदा है अदलार की शहजादी के लिए। बाहर ने अपनी फ्रॉक को आखिरी तह दी और पलट कर इसी बैग में डाला। जैसे वो अफसरदा हो गई थी। ये मेरे पास नहीं रहेगा हया। मैंने अपना मोती अब्दुल रहमान को दिया, इसने मुझे दे दिया, मगर वो बात फुरुस में गिर गया। आयशा ने भी अपना मोती अब्दुल रहमान को दे दिया, इसने वो तुम्हें दे दिया। अब ये भी मुझसे गुम हो जाएगा। मैं ये नहीं लूँगी, मगर ये मैंने तुम्हारे लिए लिया है। बाहरी बैग छोड़कर उस तक आई, मखमल पर से उठाया, इसके हुक को उलट पलट कर देखा, फिर इस हया की कलाई की गिरद लपेट कर उसका हो आखिरी कुंडे के बजाय कलाई के घेरे के बराबर एक कुंडे में डाल दिया। यूं के नेकलेस कलाई के गिर्द पूरा आ गया और एक लड़की सी लटकने लगी जैसे ब्रेसलेट की लटकती है। ये अब तुम्हारा हो गया। वो पहली दफ़ा मुस्कुराई थी। हया ने कलाई को घुमा कर देखा, जंजीर से लटकते हीरे बहुत भले लग रहे थे। एंड साइड पे एक लंबा सा कुंडा खाली था। हया, तुमने फिर सीप ढूंढे? हया ने सर उठाकर उसे देखा, बस एक दफ़ा। इसमें से क्या निकला? हया चंद लम्हे उसे देखती रही, फिर नफी में गर्दन लाई। पता नहीं, बस वो कोई चीज़ अच्छी चीज़ नहीं थी, मगर था क्या? जाने तो इसने फिर से अपनी कलाई देखी। ऊपर तीसरी उंगली में प्लेटिनम है बैंड था और वो दोनों बिलावास्ता या बिलवास्ता जहान के ही तोहफे थे। शुक्रिया बाहर। वो ज़रा सा मुस्कुराई। तोहफा तो तोहफा होता है ना। क्या मैं फिर कभी अब्दुल रहमान से नहीं मिल सकूंगी? बाहर अब सोफे के किनारे जा टिकी थी। नहीं, कभी नहीं। तुम्हें अब इस बारे में सोचना छोड़ना होगा। वो अपनी बाकी चीज़ें समेटने लगी। मुझसे सलामत से कलाई से लटकती जंजीर इधर उधर झूल रही थी। मैं कल घर से ईरान चली जाऊंगी अपनी बहन के पास। तुम लोग फिर किधर जाओगे? देखो, पता नहीं, क्या तुम लोग कलीस जाओगे? इसके मुताबिक हाथ ठहर के इसने उठाकर बाहर को देखा। तुमने इस वक्त कुछ सुना था ना बाहर? क्या सुना था? बस इतना सा, मगर जानबूझकर नहीं, खुद ब खुद। और तुमने क्या सुना?
अब्दुल रहमान कलीस का नाम ले रहा था। क्या कोई कलीस जा रहा है, वल्ला मुझे नहीं पता वो किसकी बात कर रहा था। इसने साथ में कसमी अंदाज में हाथ से कान को छूते हुए चीची की आवाज़ भी निकाली। और तुमने आयशा को बताई ये बात? ना नहीं, बाहर ज़रा सा अटकी थी। जान ने कहा था कि इसने अगर सुना हो तब भी वो कुछ नहीं समझेगी। इसने अपनी कल के बजाय जान की अकल पे भरोसा करना ज़्यादा मुनासिब समझा और वापस पैकिंग करने लगी। बाहर से ऐसे कोई खतरा न था। बैग की एक जिप में डीजे की टूटी रनक रखी थी। इसने एहतियातन इसे वहाँ से निकाल कर अपने हैंड बैग के अंदरूनी खाने में रख दिया, जहाँ सफ़ेद रुमाल में कुछ लिपटा हुआ रखा था। फिर बैग की जिप जू की आवाज़ के साथ जोर से बंद की। कल इन्हें अनकरा जाना था। आशियाना की फैमिली और फातिह इनको सी ऑफ करने आशियाना के सहन में खड़े थे। इतने दिन यूँ लग रहा था कि वो होटल में नहीं बल्कि किसी घर में ठहरे हुए। अब एक एक को खुदाफिज कहना, मिसेस सोना और पनार के गले लगकर दोबारा आने का बेयकीन खोखला वादा करना, सब बहुत उदास करने वाला था। इसकी आंखें बार बार भरने को आ रही थी। तुर्की में अगर इसने बहुत कुछ खोया था तो बहुत कुछ पाया भी था। कभी जो वो सुदूसियाँ का हिसाब करने बैठेगी तो पाने वाला पलड़ा शायद भारी निकले। जहान ने बाहरी के सारे कागजात उसे पहुंचा दिए थे, अलबत्ता अनकरा में वो खुद उन्हें नहीं मिला था। हया ने इसे एयरपोर्ट पे सी ऑफ करना था और तेहरान में इसकी बहन ने रिसीव करना था। बाहर एयरपोर्ट पे आखिरी वक्त तक दाखिली आते को देखती रही। शायद वो आ जाए, वो नहीं आएगा। बाहर इसने कहा था कि वो नहीं आ सकेगा। बाहर आके टूटवा कहीं बस मंजर में ऐलान हो लगा था। अब इन दोनों को अलग होना था। क्या हम फिर कभी नहीं मिलेंगे हया? इसकी बात पे हया ने गहरी सांस भरी और बाहरी के सामने पंजों के बल बैठी फिर इसने दोनों हाथ थाम कर कहने लगी, बाहरी गुल जिंदगी में इंसान को हर चीज़ वैसे नहीं मिलती जैसे इसने सोची हुई हो। सब हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं हो सकता और जो हम कहते हैं और जो हम सोचते हैं वो तो कभी नहीं होता। पहले हमने सोचा था कि हम एक दूसरे की राब्ते में रहेंगे, मगर ये नहीं हो सका। और हम सोच रहे कि हम कभी दोबारा नहीं मिल पाएंगे तो हो सकता है कि ये भी ना हो। इसके हाथों में इतने छोटे छोटे हाथ दिए कड़ी बाहर। इस बात पर चौकी फिर एक अनोखी सी चमक इसके चेहरे पे उमड़ आई। हाँ, बाहर हो सकता है। जिंदगी के किसी मोड़, किसी शॉपिंग मॉल में, किसी रेस्टोरेंट में, किसी फ्लैट के दौरान हम कई साल बाद अचानक से एक दूसरे से टकरा जाए। जिंदगी में सब कुछ मुमकिन होता है। हाँ वाकई, मगर इसका चेहरा ज़रा सा बुझा। लेकिन मैं तुम्हें कैसे पहचानूंगी? तुम तो नकाब करती हो। अगर कुदरत ने कभी किसी नामुमकिन कंडीशन में हमने सामने कर दिया तो वो पहचान भी करवा देगा। आपके बाहर खिलकर मुस्कुराई। बहुत देर बाद इसने बाहर के मासूम उदास चेहरे पर मुस्कुराहट दिखी थी। हया सलमान बाहर को तुमसे बहुत प्यार करती है। इसने बारी बारी हया के दोनों रुखसार नकाब के ऊपर से चूमे और फिर बाहर को चली गई। जिंदगी का एक बार ठक से बंद हुआ। जहान की जॉब का उसूल था कि एक असाइनमेंट के लिए इन ताल्लुकात की ज़रूरत पड़े तो उनको फिर से बाहर किया जा सकता है। बस एक मुहूम सी उम्मीद थी वो भी कि शायद फिर कभी वो चारों इकट्ठे हो सके, मगर बहुत मुहूम। जैसे तेज़ आंधी में टिमटिमाती मोमबत्ती का शोला खिड़की से झिलकर आती रोशनी किताब के सफ़ों पर पड़ रही थी जो उसने अपने सामने फैला रखी थी। वो अल्फाज पे निगाहें मरकूज किए हुए भी उनको नहीं पढ़ पा रही थी। जहन कहीं और दूर था। दिल पर अजीब उदासी सी छाई थी। जब तक बाहर वापस ना आती वो यूं ही अफसरदा रहती। ये वो वजह थी जिससे वो खुद को बहला लेती कि हाँ, ये उदासी सिर्फ बाहर की वजह से है। मगर वो जानती थी कि जब वो आ जाएगी तो भी अफसरदा रहेगी। बस तब बहाना ख़त्म हो जाएगा। खिड़की की जाली से हवा का तेज झोंका आया तो किताब के सफ़े उसके हाथ में फड़फड़ा कर रह गए। इसकी ज़िंदगी का एक बाब भी किताब की इस मानन था। जिसे किसी ने बेदर्दी से फाड़ दिया हो कि कोई निशान दिल से लगा कागज का कोई टुकड़ा बाकी ना रहा। आयशा गुल ने किताब बंद करके तपाई पे डाल दी। इसका दिल किसी शय के लिए नहीं जा रहा था। जिंदगी का वो बाप अब्दुल रहमान पाशा का नबी जवान जो इनकी ज़िंदगी में आया और फिर इनकी पूरी ज़िंदगी बन गया। वो कितना अच्छा और सुलझा हुआ, वेल मैनर और नफासत पसंद आदमी था। इसकी हर चीज़ परफेक्ट थी। उसके साथ बहुत अच्छा था। जब उस्मान ने अपने बेटे का रिश्ता पाकिस्तान में तय कर दिया और सफ़ीर इनसे नाराज़ हो गया, तब भी अब्दुल रहमान के कहने पे ही इसने बार बार सफ़ीर से इस मौजू पर बात की। अब्दुल रहमान को जब भी कोई ख़ास काम होता वो इसके पास आया करता था। जैसे इस रात वो हया को लेकर आया था। इस रात तो वो इसे अब्दुल रहमान लगा ही नहीं। इतना रफ लिया, बेचैन, उस तरह बिखरा बिखरा सा। मगर जब इस रात की सुबह हुई तो वो वही पुराना वाला अब्दुल रहमान बन गया। बल्कि वो बन गया जो वो इस थप्पड़ के बाद बना था। अच्छी लड़कियां जल्दबाजी नहीं करती, मगर इससे हो गई थी। वो थप्पड़ इसके और अब्दुल रहमान के दरमियान एक ऐसी सर दीवार बन गया जिसे वो कभी पाट न सके। इसने आयशा को इस
थप्पड़ के लिए माफ़ कभी नहीं किया, और अब तो वो इनसे बहुत दूर जा चुका था। बाहर आने और वो खुद सब इसे भुला देंगे। पाशा बे तो अपने कामों में मसरूफ सतही सा आदमी था, मगर आने इसने निगाह उठा के देखा। कमरे के दूसरे कोने में आने बैठी स्वेटर बुन रही थी। और इससे पिछले दिनों शर्मा में उन्होंने अब्दुल रहमान के लिए स्वेटर बुने थे। इस दफ़ा भी वो अपनी रूटीन दोहरा रही थी। वो देखती थी कि किस तरह आने फ़ोन की बेल, दरवाजे की दस्तक, फरहाट पर चौंकती, फिर अब्दुल रहमान की खैर खबर न पाकर अपनी मायूसी से काम करने लगती। वो सब नॉर्मल ज़िंदगी गुजार पाएंगे शायद, हाँ शायद नहीं, मगर अभी से क्या करना था। ब्लाउज़ की जेब से तह किया कागज़ इसे निकाल कर खोला। ये तुर्की की अमानत है, क्या इसे लौटा देनी चाहिए। इसने गर्दन फेर कर कैलेंडर को देखा। आज हफ्ता थोड़ी मालूमात इसे परसों यानी पीर या मंगल की तरह शब के बारे में थी। अब सही वक्त आन पहुंचा था। वो एक फैसले पर पहुँच कर उठी और अपना पर्स उठा लिया। तकरीबन आधे घंटे के फासले पे वो अपने घर से बहुत दूर एक फ़ोन पे खड़ी थी। कार्ड डालकर एक नंबर मिला रही थी। देख लो अब्दुल रहमान, आयशा गुल क्या कर सकती है। रिसीवर कान से लगा इसे इसने तय किया हो तो कागज़ सामने खोल कर रख लिया। साथ ही कलाई पे बंदी घड़ी दिखी। इनको इसकी कॉल ट्रेस करने में 90 सेकंड लगते थे। वो इसी सेकंड के बाद कॉल काट देगी। कॉल मिलने के 10 सेकंड में इसका रब्ता मौजूदा कमांडर से हो गया। मेरे पास आपके लिए एक बड़ी टिप है। कौन है आप और कहाँ से बोल रही हैं। भारी आवाज़ वाले मर्द ने कॉल लंबी करने की कोशिश की थी। झूठ बोलना नहीं चाहती और जाहिर सच बताऊंगी नहीं। मेरा वक्त ज़ाया ना करें। वो टिप सुने जो मेरे पास है। वो तेज़ी से बोली। 25 सेकंड। दिल था कि तेज़ी से धड़कता थी। जी जी। कई दूसरी जानेब कॉल रिकॉर्ड की जाने लगी थी। रेड अलर्ट। मंगल और पीर के दरमियान शब के दिन 2 बजे के करीब किलीस से 3 किलोमीटर दूर तुर्की और शाम की सरहद को कोई क्रॉस करेगा। इसके पास बहुत से नाम है, मगर मैं आपको बताऊंगी जो आप जानते हैं। 40 सेकंड। कौन सी चौकी के करीब से वो नोट कर रहे थे। आयशा जल्दी जल्दी वो तमाम चीज़ें दोहराने लगी जो इसने कागज़ पर लिख रखी थी। छोटी छोटी बातें जो अहम थी। इत्तला देने का शुक्रिया। क्या आपको यकीन है कि वो अपना प्रोग्राम नहीं बदलेगा। 80 सेकंड। नहीं मरहबा। इसने खट से रिसीवर रखा और फिर दिल पर हाथ रखकर चंद गहरी सांसें अंदर उतार ली। अल्लाह अल्लाह, इसने कर ही लिया। ये तो ज़रा भी मुश्किल नहीं था। वो आहिस्ता आहिस्ता सांस लेती अपने फूले तनफ़ुस को बहाल करने की कोशिश कर रही थी। दिल ताकि बुरी तरह धड़क रहा था। अब्दुल रहमान, देखो आयशा गुल क्या कर सकती है। वो पलटी और चुटकाए तेज तेज चलती। कैब स्टैंड की चाबी बड़ी से जल्द घर पहुंचना था ताकि आने को शक न हो। छत से खुली ग्रे सपोर्ट का रक्षाधा हाईवे पे छत से खुली ग्रे स्पोर्ट कार कुशादा हाईवे पे दौड़ती जा रही थी। वो कोनी दाएं तरफ खिड़की पे टिकाए पदमुट्ठी से गाल को सहारा दिए आंखें मूंदे कच्ची पक्की नींद में थी। गर्म हवा से सियाह स्कार्फ फड़फड़ा रहा था। दफ्तन कार को जरा सा झटका लगा तो इसके चेहरे आंखें को लुढ़का, मगर अगले ही पल वो आंखें खोलकर संभल कर पीछे कोई सामने लंबी हाईवे के ऊपर पे सूरज तुलू हो रहा था। हवा में गर्मी की शिद्दत बढ़ गई थी। सड़क की दोनों तरफ खुश कर वीराना था। दूर पहाड़ थे। मैं सो गई थी। वो आंखें बलते जैसे खुद से पूछ रही थी। नहीं माना, अब कल रात से ड्राइव कर रही हैं। सो तो मैं रहा था। हया ने बाएं जाने देखा जहाँ दोनों हाथ स्टीयरिंग व्हील पे रखी ड्राइव कर रहा था। नीली जींस नीली शर्ट की आस्तीन कोने तक मुड़े आंखों पे सियाह ग्लास लगाया है जिससे आँख के करीब जख्म का निशान साफ नजर आ रहा था। क्या हम कैलिस पहुँच गए। इसने गर्दन इधर उधर घुमाई। मोटरवे के अतराफ का मखसूस वीरान इलाका। नहीं, सो जाओ, जब पहुँच गए तो तुम्हें उठा दूंगा। हया ने इस बात में से लाया। गर्दन सीट की पीठ से टकाकर टेक लगाकर आंखें मूंद ली। जहाँ ने निगाह उठाकर उसे देखा फिर अफसोस से सिर चुटका। हया खानम, फ्रंट सीट पर बैठने के जो एथिक्स इखलाकियात होते हैं इनमें से दूसरा नंबर किस चीज़ का होता है। मैंने सीट बेल्ट पहन रखी है। बंदा को कहते इसने हाथ से अपनी सीट बेल्ट को छू कर यकीन दहानी की। वो पहला उसूल है। दूसरा फ्रंट सीट पे सोने की वो मान्यत के हवाले से है। नींद वैसे ही टूट गई थी, ऊपर से इसके तंज। वो आंखें खोलकर पूरी तरह जाग कर सीधी हुई। तुम्हारे मुंह से एथिक्स का लफ्ज़ कितना खूबसूरत लगता है ना जहान। क्यों, चंद एक बातों के अलावा मैं एक डिसेंट इंसान हूँ। वो पूरा मान किया गया ने हैरानी से उसे देखा। थैंक यू वेरी मच जहान सिकंदर। मैडम एनकरा से यहाँ तक यही सोचती आ रही थी कि ये कार तुम्हारी अपनी है या चोरी की। जहान ने खफा निगाह इस पे डाली। रेंट की है कहकर सामने देखने लगा। हम कलीस कब पहुँचेंगे। ड्राइव तो मैं कर रहा हूँ, तुम तो सोती आई हो। फिर एक तो पता नहीं है ड्राइव करने वाला ये क्यों समझता है कि इसके अलावा की तमाम मुसाफिर थक नहीं सकते। ओह, तुम्हारा पाँव तो नहीं दुख रहा। नहीं ठीक है। और तुम्हारा सर दर्द। इसने फिर जाहिरियत के पर्दे में दिफा किया। मैं ठीक हूँ या नहीं। चेहरा मोड़कर बगौर उसके चेहरे की जानिब देखा। आखिरी दफ़ा सच का बोला था अभी 10 सेकंड पहले जब मैंने कहा कि मैं ठीक हूँ।
वो जानती थी कि अगर इसके सर में दर्द हुआ तो भी वो नहीं बताएगा। चंदा में खामोशी से गुजरे। बाहर चलती गर्म हवा के थपेड़ों के सिवा कोई आवाज़ सुनाई न देती थी। हम कलीस कब पहुँचेंगे, इसने अब ज़रा उकताकर कोई तीसरी दफ़ा पूछा। 2 घंटे लगेंगे। मैंने नहीं कहा था कि तुम आओ, तुम खुद मिस्र थी। शिकायत तो नहीं कर रही, टाइम ही पूछ रही हूँ। कोई 17वीं दफ़ा पूछ रही हो। बाकायदा बुरा मान गया। और तुम तो कपदोकिया देखने आई थी, फिर कलीस आने की क्या ज़रूरत थी? मेरी मर्जी। इसने बेनियाजी से शाने उचकाई। ये कह नहीं सकती कि वो इसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। इसे डर था कि कहीं वो इसे खो ना दे। गाड़ी इसी तरह सुनसान सड़क पे दौड़ रही थी। शाह सुनाता रही। आस पास इक्का दुक्का गाड़ी गुजर जाती, वरना हर तरफ सुनहरी सी खामोशी थी। हम कलीस में कहाँ रहेंगे? कभी कभी बाहरी गुल बनने में कोई हर्ष नहीं होता। सो इसने एक और सवाल किया। एक सेफ हाउस है, रात वहीं रहेंगे। आज इतवार है, कल पीर का दिन भी वहीं गुजारेंगे। फिर कल रात मैं वाटर पर चला जाऊंगा और तुम परसों सुबह इस्तांबुल चली जाओगी। फिर परसों रात तुम पाकिस्तान की फ्लाइट ले लोगी। अब अगर कहती हो तो 31 दफ़ा सारा प्लान दोहरा देता हूँ। इतनी बुरी लग रही हूँ तो ना लाते मुझे। तुमने एक दफ़ा भी मना नहीं किया और फ़ौरन राजी हो गए। तुम अंदर से खुद यही चाहते थे कि मैं तुम्हारे साथ आऊँ। वाह! ये सुनकर मेरी आंखें भर आईं। जहान ने मुस्कुराहट दबाए, सिर झटका। वो यकीनन इसके सोने से बोर हो रहा था और चाहता था कि वो जाग जाए और जल कटी सुनाए, मगर बोलती रहे। मगर मजाल है जो ये आदमी एतराफ़ कर ले। वो खफी से मुंह मोड़े बाएं तरफ देखती रही। पाकिस्तान में ड्राइविंग सीट बाएं तरफ होती है और तुर्की में दाएं जानिब। सो वो जहान के बाएं जानिब बैठी थी। सूर्य अब पूरी तरह से निकल आया था। कल रात जब अनकरा में होटल से जहान ने इसे पिक किया था, तब से अब तक वो हालात सफ़र में थे। वैसे अब बताओ, दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर कौन सा है? वो अब उसे छेड़ रहा था। इस्लामाबाद। वो बेनियाजी से बोली। अच्छा। स्टीयरिंग व्हील घुमाते हुए जहान ने इस बात में सिखलाया। हेलन ऑफ ट्राई का जिक्र तो सुना होगा ना तुमने? हाँ, इसका यहाँ क्या जिक्र? वो दूर नजर आते पहाड़ों को देखकर बोली। ट्राई का तारीखी शहर तुर्की में ही वाक़ है। हाँ, वो हेलन ऑफ ट्राई की कहानी तुर्की की ही है। अच्छा। जहान ने अपने तय से मुतासर करने की कोशिश की, मगर हया ने ज़रा असर नहीं लिया। वो अभी डीजे की दोस्त होने का हक अदा करना चाहती थी। जहान कुछ देर दांत से लब दबाए, कुछ सोचता रहा। फिर एकदम इसने गर्दन मुड़कर हया कि उस तरफ दूर से नजर आते पहाड़ों को देखा और मुस्कुराहट उसके लबों पे आ गई। इस पहाड़ का नाम मालूम है तुम्हें? हया उस तरफ देख रही थी, बस जरा से शान उचकाए। नहीं, ये माउंट नमरूद है, कहकर हया के चेहरे की तासुर आते। अच्छा, वही? बेनियाजी। नहीं, तुम नहीं समझी। माउंट नमरूद है। नमरूद को तो तुम जानती हो कि कौन? उसके लबों से फिसला। फिर इसे याद आया, तुर्कों के जो नाम ते पे ख़त्म होते थे वो हमारे यहाँ दाल पे ख़त्म होते थे। अहमद से बना अहमद, मौलूद से बना मौलूद और नमरूद से बना नमरूद। बादशाह नमरूद, वो चौकी। हाँ, वही नमरूद। और ये वही पहाड़ है जहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में उतारा था। अल्लाह, ये वो पहाड़ है? ये पहाड़ तुर्की में है? उसको हैरत का झटका सा लगा। वो सीधी हो बैठी। वो पूरा सा पहाड़ जवान जो इनसे बहुत दूर था, काफ़ी देर से इनके साथ चला रहा था। ये था वो पहाड़। वो 5 माह से तुर्की में थी और इसे कभी पता न चला कि वो सारा किस्सा आज की तुर्की में हुआ था। जहान अपने मकसद में कामयाब होकर आसूदा सा मुस्कुराते हुए ड्राइव कर रहा था और वो अपना इस्लामाबाद भुलाए बिना पलक झपके इस पहाड़ को देख रही थी। वो 4,000 साल पुराना किस्सा, वो जिसका पुरानी किताबों में मिलता था जिक्र, वो इस पहाड़ पे पेश आया था। बिल्कुल इसी पहाड़ पे जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, जिन्हें यहूदी, ईसाई और मुसलमान सब अपना पैगम्बर मानते हैं, उनको आग में डाला गया। वो आग जो जला देती है, जो राख कर देती है, मगर वो आग इनके लिए गुजार बन गई थी, नरम गुलाब की तरह। फिर हर किसी के पास कल्ब सलीम नहीं होता ना, और जाने सलीम दिल को हासिल करने के लिए पहले इंसान को कितना जलना पड़े, यहाँ तक कि आग इस पे असर करना छोड़ दे, हाँ तपिश असर करना छोड़ दे। जब जल जल कर इंसान कुंदन बन जाता है और फिर लोग पूछते हैं कि आपको अबाया में गर्मी नहीं लगती, और हिजाबी लड़की हैरान होती है, गर्मी? कौन सी गर्मी? इसने बेख्तियार बाजू के ऊपरी हिस्से को छुआ जहाँ दागे गए 3 हरूफ आज भी वैसे ही थे। WHO। वो कौन थी? हाँ, बहुत गुनाहगार, बहुत गलतियाँ करने वाले ही सही, बहुत नाफरमान किस्म के मुसलमान ही सही, मगर सामने इस पहाड़ पे नक्श तहरीर से एक उम्मत होने का रिश्ता तो था। और ज़िंदगी में बाज़ लम्हे ऐसे होते हैं जब किसी मुसलमान को खून से उबलते जोश बाजू पे खड़े होते रोंगटू और फरते जज्बात में भीगती आंखों के साथ अपने मुसलमान होने में फ़ख्र महसूस होता है। इसके लिए भी वो एक ऐसा ही लम्हा था।
किलीस करीब आया तो नमरूद दाग कोहे नमरूद दूर होता गया, मगर इसका शहर अभी तक कायम था। जहान बता रहा था कि नमरूद दाग पे नमरूद के बड़े बड़े मुजस्मे पड़े हैं जिनके सर काट दिए गए हैं। अब वो कटे हुए सर पहाड़ों के कदमों में जा बजा पड़े हैं और सयाह इन पे स्टूल की तरह बैठकर तस्वीर बनाते हैं जो सर झुकते नहीं, इसी बुरी तरह काट दिए जाते हैं। चलो वक्त इंसान से जो भी छीने, कम अज़ कम इस बात का फैसला तो कर ही देता है कि कौन तारीख के दुरुस्त तरफ था और कौन गलत तरफ। किलीस से ज़रा दूर वो एक गैस स्टेशन पर रुके तो जहान ने कहा कि वो इधर करीबी स्टोर से गिफ्ट लेना चाहता है। किसके लिए इसने नहीं बताया कि न अपने मेज़बानों के लिए। वो भी गाड़ी से नीचे उतरा। स्टोर में आकर वो परफ्यूम वाले रैक की तरफ चला गया। खालिद ज़नाना परफ्यूम से शुबा हुआ कि वो किसी लड़की के लिए शॉपिंग कर रहा है। अजीब से लगा। खैर वो मेकअप सेक्शन में कॉस्मेटिक्स से लट कर देखने लगी। फिर याद आया कि काजल ख़रीदना था, इसका कब का ख़त्म हो चुका था। अब इस्तेमाल भी ज़रा कम करती थी। पता नहीं यहाँ से कैसा मिले। काजल स्टिक्स की टोकरी से जैसे ही इसने काजल उठाया, एकदम छम से आंखों के सामने आग खड़ी हुई। तुर्की आने से कबल वो चंद रोज जब इसने ऑडिशन इकट्ठी शॉपिंग की थी, इन्हीं में से एक दिन वही शॉप के कॉस्मेटिक सेक्शन में खड़ी थी। हया सबसे अच्छा वाला मेकअप ब्रांड कौन सा है? इसने लिप ग्लोस होठों पे लगाकर चेक करती हया को माहिर तसव्वुर करके पूछा था। मैक, इसने मसरूफ से अंदाज में जवाब दिया। हाँ। डीजे से असगर की तरफ मुड़ी। एक मैक का काजल दिखाते हैं। असगर ने फौरन मैक का काजल निकाल कर सामने किया। खूबसूरत डब्बी, जदीद अंदाज। डीजे आंखों में सताइश उभरी। कितने का है? इसने लपट कर डब्बी को देखते हुए पूछा। 800 रुपये का। डीजे का मुंह खुल गया। ये एक 800 रुपये का? सेल्सगर्ल ने शास्त्री से इस बात में सुनाया। डीजे ने हाथ रखकर काजल को देखा और फिर सेल्सगर्ल को, फिर हया की तरफ होकर सरगोशी की। बी पाकिस्तानी एंड बाय पाकिस्तानी। साथ ही टक से काजल काउंटर पर रखे कतियत से सेल्सगर्ल से बोली, दिखाएं भाई वही अपना 35 रुपये वाला हाशमी काजल। मुंतजर निगाहों के सामने से वो मंजर तहरीर हो गया और निगाहें धुतला गई। फिर भी वो धीरे से हंसती और आंखें रगड़ी। यादें जो कभी पीछा नहीं छोड़ती। वो काजल लिए बगैर कि अब पाकिस्तान से ही लेके जहान की तरफ चली आई। वो एक परफ्यूम खरीद चुका था, अब पेमेंट कर रहा था। इतना छोटा सा स्टोर है, तुम्हें कैसे पता कि इतना महंगा परफ्यूम जो ले रहे हो वो ओरिजिनल है या नकल? जहान को टूकना तो कौमी फरीज़ा था उसके लिए। जहान ने बकाया पैसे पकड़ते हुए मुड़कर संजीदगी से उसने कपड़े लिफाफे से परफ्यूम निकाल कर डब्बी से शीशी बाहर निकाली। फिर शीशी के स्प्रे नोजल अपनी उंगली करीब ले जाकर स्प्रे किया। देखो ये कितना फाइन और बराबर स्प्रे हुआ है। अगर नकली होता तो ज़रा पिचकरी की सूरत स्प्रे होता। और मैंने कई बार पीस करके देखा है, क्योंकि पहली दफ़ा में तो ओरिजिनल परफ्यूम प्रेस करने पे भी स्प्रे इतना फाइन नहीं होता। इसने हाथ पे लगी परफ्यूम को उंगलियों से मसला। फिर शीशी का नोजल हया के सामने किया। देखो ये नोजल कितना पतला है। ओरिजिनल परफ्यूम का हमेशा पतला होता है, जबकि इसी ब्रांड के नकली परफ्यूम का नोजल ज़रा खुला होगा। फिर वो शॉपर में परफ्यूम डालता पलट के। इसने बस इस बात में सिर लाया, इस आदमी के पास हर मसले का हल होता है। जब वो किलीस की गलियों से गुजर रहे थे तो वो सोचने लगी कि कैसे आखिर कैसे इसके पास हर मसले का हल होता है। ये सारी बातें कौन सिखा तो नहीं सकता था, ये खुद सीखी जाती है तजुर्बे से, मुशाहिदे से। हाँ वो यकीनन किसी मसले की वजह से उगता आ जाता होगा, मगर फिर हम लोगों की तरह इस चीज़ को ठप कर बैठ नहीं जाता होगा, बल्कि इसका हल ढूंढता होगा। ढूंढने से तो सब मिल जाया करता था। हाँ वो स्ट्रगल करने वाला बस था, वो इससे मुतासिर थी, मगर खैर ये बात इसे कहेगी तो वो भी नहीं। किलीस छोटा सा कस्बा था, तंग मगर साफ गलियाँ, ख्वांचा फर्श, फल और सब्जियों की रेहड़ियाँ। पाकिस्तान के किसी छोटे शहर जैसा, मगर ज़्यादा साफ सुथरा। करीबन आधे घंटे बाद वो ऐसी ही गली एक घर में दरवाजे पे खड़े थे दस्तक देने के लिए। चंद लम्हों बाद वो दरवाज़ा खोल गया। मरहबा। मोहम्मद खातून ने मुस्कुराते हुए सलाम किया। मुस्कुराहट का पता आंखों से चला, वरना आंखों ने खुले स्कर्ट और लंबे ब्लाउज के ऊपर स्कार्फ से नकाब ले रखा था। मरहबा। साथ ही जहान ने हया को आगे बढ़ने का इशारा किया। खातून रास्ता छोड़कर खड़ी हो गई। हया ने झिझक कर जहान को देखा। बेगम खातून को सर के इशारे से सलाम का जवाब देती अंदर दाखिल हुई। छोटा सा सहन, आगे कमरे का दरवाज़ा था, बरामदा वगैरह नहीं था। वो तीनों दरवाजे तक साथ आए। चौखट पे जहान झुक कर बूट की तस्वीर खोलने लगा। फिर चुपके गर्दन उठाकर हया को ज़रा खफगी से आंखों से इशारा किया।
ओह वो आगे बढ़ी और नकाब उतारते हुए ताज़ीब खातून का हाथ लेकर छुआ आंखों से लगाएगी। मेरी बीवी आया, वो पाँव जूते से निकाल रहा था। उन्होंने मुस्कुरा कर दुआ दी, उम्र में बरकत और नेमतों की बका की दुआ। वो मुस्कुराते हुए दोबारा नकाब करने लगी तो वो सीधा होते हुए बोला, यहाँ और कोई नहीं है, उतार दो। फिर इन खातून की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये मरियम खानम है, मेरे दोस्त अली करामत की वालदा। हया को हैरत का झटका लगा। अल्लाह, ये थी वो। हद है, जहान ने बताया भी नहीं। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, वो वाकई खुशी से बोली थी। वो खातून मुस्कुराते हुए सर हिलाकर उन्हें अंदर ले आई। जब वो एक फर्शी नशिस्त वाले कमरे में आ बैठे तो वो बहुत इश्तियाक से कहने लगी, मुझे जहान ने बहुत दफ़ा आपके बारे में बताया था। करामत भी आपके हस्बैंड की वर्कशॉप थी ना इस्तांबुल में, अब कहाँ होते हैं वो? इस सवाल पर मरियम खानम की आंखें ज़रा सिमटी। मैंने जहान को देखा और जान में है को क्या कुछ गलत पूछ लिया? इनकी डेथ हो चुकी है बेटा। वो बोली तो आवाज़ सोगवार थी। ओह अल्लाह, मग़फ़िरत करे से बचता हुआ फिर मौजू बदलने की गर्ज से बोली, और आपकी एक चिचानी भी थी फरिया, जहान को बहुत पसंद थी। वो बताया था इसने मुझे कि वो बहुत खूबसूरत थी। वो लोग इस्तांबुल में होते हैं क्या खाना? हम खाना खाएंगे मगर कोई तकल्लुफ़ ना कीजिएगा। जो बना है ले आए। वो ज़रा ऊँची आवाज़ से बोला। हया खामोश हो गई। फिर कुछ गलत पूछ लिया था शायद। हाँ तुम बैठो, मैं खाना डालती हूँ। इसकी अपनायत में इनकी फीकी पड़ी मुस्कुराहट दोबारा जिंदा हुई और वो बाहर चली गई। कितना बोलती हो तुम? वो झुंझलाकर उसकी तरफ पलटा। जो गाँव तक ऐसे टेल लगाए बैठी थी, जो पूछना है मुझसे पूछ लो मगर इनसे नहीं। तुम तो जैसे फ़ौरन बता दोगे ना। इतने खुन्ने हो गए। सफ़र करते एक दफ़ा जिक्र नहीं किया तुमने कि हम अली करामत के घर जा रहे हैं। फरिया ने कई साल पहले खुदकुशी कर ली थी और इससे पहले इसने इनके शोहर को कत्ल कर दिया था। अल्लाह, शर्तर सी रह गई वो। इसने जहान को देखा मगर क्यों? जहान निशाने उचकाए। ज़मीन जायदाद का मसला था शायद। ये लोग अब यहीं रहते हैं, इनके हालात भी अच्छे नहीं है। लेकिन आवाज़ आजकल इधर नहीं होता। लेकिन अब ये टॉपिक इनके आगे ना छेड़ना। ओके मैं चुप हूँ। इसने कद्दे झटके। यूं ही लगा कि जहान असल वजह जानता है और छुपा गया है, लेकिन पूछने का फ़ायदा नहीं था। तुम मरियम खानम के लिए लाए हो परफ्यूम? इसने फिर सवाल किया। हालांकि इसके सामने ही जहान ने इन्हें वो गिफ्ट बैग थमाया था। हाँ इन्हें खुशबू बहुत पसंद है। जब मैं चला जाऊँगा तो वो इसे ज़रूर इस्तेमाल करेंगी और इन्हें अच्छी भी लगेगी। वो इनका जिक्र बहुत मोहब्बत और अदब से कर रहा था। इसकी अपनी मराठा मिला। फिर खाने के बाद मरियम खानम ने डिश इसके आगे करते हुए कहा, जहान को बोर्क बहुत पसंद है और ईरान भी। तुम्हारी पसंद का नहीं पता, क्या तुम ये खा लोगी? जी बिल्कुल। पहली बार इसे एहसास हुआ था कि इसे जहान की पसंद नापसंद का इल्म नहीं था। खाने के बारे में ही सही, ईरान तुर्क लस्सी थी और बोर्क समोसे और कचौरी ही की एक जदीद शक्ल थी। जहान बहुत शौक से खा रहा था। वो बहुत ज़्यादा नहीं मगर खुलूस और मोहब्बत का भी अपना जायका होता है। तुम्हारा कमरा ऊपर तैयार है, तुम आराम कर लो। खाने के बाद वो हाथ धो कर आया तो मरियम खानम ने कहा, जी। वो इस बात में सर हिलाता रुमाल से हाथ साफ करता। हया को एक नज़र जैसे कह रहा हूँ मैं ज़रा आराम कर लूँ देख कर कमरे से बाहर निकल गया। हया ने गर्दन मोड़ कर देखा। हाथ खुले दरवाजे से सीढ़ी नजर आ रही थी। वो अब ऊपर जा रहा था इस घर से जैसे वो मानूस था। लाए मैं आपकी मदद करती थी। हूँ इनके साथ बर्तन उठाने लगी। किचन में आकर इसने देखा कि मरियम खानम ने अपना नकाब उतार दिया था। वो वाकई से अफाम थी मगर फिर भी बहुत खूबसूरत थी और मोहब्बत पसंदीदगी को तो नहीं कहते। अरबी लुगत में मोहब्बत कहते हैं किसी शख्स का किसी दूसरे की नज़र में खूबसूरत लगने को। इतना खूबसूरत कि वो दिल में घुस जाए। वाकई इतना खूबसूरत तो फिर वो थी ही। इनका घर छोटा था मगर सलीके से सजा हुआ। बड़े घर तो सब सजा लेते हैं, असल आर्ट तो छोटे घर को सजाना होता है। बैठक से निकले तो एक जानिब सीढ़ियाँ और दूसरी जानिब किचन। तुम भी आराम कर लो, काफ़ी थक गई होगी। जब किचन में पहला समेटने लगी तो मरियम खानम ने बहुत अपना ये से कहा। हया ने एक नज़र खुले दरवाजे से नजर आती सीढ़ियों को देखा। ऊपर एक ही कमरा होगा और कितना बुरा लगेगा कि वो अभी इधर चली गई। नहीं असल में मैं तो सोती आई थी। वैसे भी थक गई हूँ बैठ बैठ के। अब लेटने का दिल नहीं कर रहा। वो आराम करेगा। अभी मैं आपके साथ बैठूंगी, चलो। जिस तुम्हारी मर्जी। वो मुस्कुरा कर बोली। जब किचन समेट लिया तो वो दोनों इसी फर्शी नशस्त वाले कमरे में आ बैठी। कुछ लम्हे खामोशी से गुजर गए। आगे समझ में नहीं आया कि वो क्या कहे। नई जगह थी, वो बेतकल्लुफ़ होना नहीं चाह रही थी मगर इस घर में कुछ अनोखी सी अपनाइयत थी। क्या वो अक्सर यहाँ आता रहता है? कभी कभी आता है। वो भी पिछले 3 साल से जब इसका कारोबार इस जगह पे हो गया है। इस बात पे है ने गौर से इनका चेहरा देखा मगर यूँ लगा जैसे वो नहीं जानती कि कौन सा कारोबार कर रहा है। तुम्हारी शादी कब हुई थी? उन्होंने मुस्कुराकर उसे देखते हुए पूछा। वो ज़रा गड़बड़ा गई। पता नहीं जहान ने क्या कह रखा था। फिर ज़बरदस्ती ज़रा सा मुस्कुराई। ज़्यादा अरसे नहीं हुआ, 22 साल होने वाले हैं। अच्छा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। मुस्कुराकर सर हिलाती दुआएं दे रही थी।
अरबों की मखसूस आदत। जहान का इतने साल आपसे कांटेक्ट में रहा था। हाँ, फ़ोन करता रहता है, 2-3 वर्षों से तो आने जाने भी लगा है, बहुत सादतमंद लड़का है। हमें कभी भी नहीं बुलाया जी, वो बताता था आपके बारे में अक्सर, आप तो डॉक्टर थी ना, मेरा मतलब है ना। हाँ, मगर अब मेरे घुटनों में दर्द रहता है, अस्पताल जाती हूँ हर हफ्ते और इतवार, लेकिन आज तुम लोग आ रही थी इसलिए नहीं गई। यानी कि जहान को उनको आने से पहले मुतला कर चुका था, लेकिन क्या था अगर इसे भी बता देता। इनके साथ वो पहले तकल्लुफ़ में बैठी थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो बातें करती गई तो फिर आके तनिया साहब भी लिपट गए। वो कोनी भी पीछे गाँव तक ये टिकाए आराम से बैठ गई। खलीज की बातें, यहाँ के लोगों की बातें, पाकिस्तान के जैतून के दरख्तों की। वक्त गुजरने के साथ साथ इसे मरियम खानम का घर बहुत अच्छा लगने लगा। रात में इसने मरियम खानम से मिलकर खाना तैयार करवाया। उन्होंने आज मानती बनाई थी। अजीब व गरीब सी डिश थी, मगर बहुत मज़ेदार थी। मरियम खाना की बकौल जहान को बहुत पसंद थी। जब वो दस्तरखान पे बर्तन लगा रहे थे तब वो सीढ़ी से उतरता हुआ दिखाई दिया। जहान मुझे मरियम आंटी का वो कार्ड भी दिखाया जो तुमने इनके लिए लिखा था। आंटी, आप तो जहान को इससे पहले से जानती थी ना। जब वो अंदर कालीन पे आकर बैठा था इसके सामने प्लेट रखते हुए हाय ने मुस्कुराहट दबाते हुए कहा। मरियम आंटी इसके पीछे ट्रे लेकर कमरे में दाखिल हुई थी। इसकी बात पे मुस्कुराकर सरसवाद मिलाया। हाँ बेटा, अरसा हो गया इनके साथ, तो उन्होंने मानती की दस्तरखान के वजन रखते हुए कहा। फिर वो खुद भी वहीं बैठ गई। तमाम बर्तन रखे जा चुके थे और वो तीनों को उनकी शक्ल में आमने सामने बैठे थे। तो फिर बताएं आंटी, जहान बचपन में कैसे था? वो इसी तरह मुस्कुराहट दबाए बैठी, गाँव तक किसी ठीक लगाए मजे से पूछ रही थी। खुले बाल समेट कर एक साइड पे कंधे पे डाले, लंबी जामनी कमीज के ऊपर शानों पे ठीक जैतूनी दुपट्टा फैलाए, वो इस घर से बहुत मानूस लग रही थी। जहान कैसा था? ऐसा ही था जैसा आप है, आंटी ने डिशेस के सामने करते हुए मुस्कुराकर कहा। वो इस दौरान सर झुकाए खामोशी से अपनी प्लेट में खाना डाल रहा था। तो बताए ना, अब और तब वो कैसा था? इसने अबरू उठाकर संजीदगी से हया को देखा, फिर सर झटक कर खाने में मगन हो गया। भाई ऐसा ही था, बहुत समझदार, ज़हीन, बहुत तमीज़दार। हमारी जादेसी के लड़के जब कहते थे तो अक्सर इनकी गेंद हमारी छत पे आ जाती थी। लड़के बगैर पूछे घरों में फलांग लेते थे, मगर ये तो बहुत अच्छा बच्चा था। कभी बगैर पूछे ना घर में दाखिल हुआ, ना कोई चीज़ उठाई, कभी किसी की बातें नहीं सुनी, किसी के बात इधर से उधर नहीं की। बहुत ही सादतमंद लड़का था। आंटी बहुत मोहब्बत और अपनाहियत से बता ली थी। और वो आधा मुंह खोले हक्का बक्का सी सुन रही थी, और सादतमंद बच्चे ने इसी सादतमंदी से इस बात में सर हिला दिया। बस अल्लाह का करम है, खाना मेरी मम्मी की तरफ भी बहुत अच्छी थी। साथ ही इसने मुस्कुराहट दबाए हाया को देखा, जिसके चेहरे की खूबी बता रही थी कि इससे ये बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। वो खामोशी से अपनी प्लेट में खाना डालने लगी। अगर वही समझी थी कि जहान ने बस ऐसे ही बेवकूफ़ बनाया तो वो गलत थी। इसे फहरिस्त में तो बहुत सारे लोग थे, अल्लाह समझे तुमको। रात में आंटी के अपने कमरे में जाने के बाद वो ऊपर गई। गेस्ट रूम अच्छा था, डबल बेड और नफीस सी बेडशीट। छोटे से घर का छोटा सा कमरा बालकनी में खुलता। दरवाज़ा तुर्कों के पहलाई मंजिल में बालकनी दरवाजे ज़रूर हुआ करते थे। जहान कमरे में नहीं था, वो बैठ के पानी पर आकर बैठ गई। समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। बालकनी के दरवाजे पे आहट हुई तो फौरन उठ लगी। बैठो बैठो, उजरत में कहता आ गया है कुर्सी की साइड से अपना बैग उठा उसे खोलने लगा। हया उठते उठते वापस बैठ गई। तुम सो जाओ, मैं ज़रा काम कर लूँ। इसने लैपटॉप खोलते हुए हया को देखा। लैपटॉप को अपने सामने खोलकर अब वो कुछ सीडीज़ को लट पलट करने लगा। वो खामोशी से उसे देखी गई। एक सीडी निकल कर जहान ने लैपटॉप में डाली। चंदन में टेबल कुत्ते का फिर सीडी वापस निकाली, कवर में डाली, फिर लैपटॉप को उठाकर रखा, फिर चढ़ा कर उसे देखा। वो अभी तक जहान को देख रही थी। इसके देखने पर वो गड़बड़ा कर दूसरी तरफ देखने लगी। तुम सो जाओ, मैं जाग रहा हूँ, लेकिन उनको मत बताना, और मैं जा रहा हूँ। बैग उठा के जिप बंद करते हुए खड़ा हुआ, इस कंधे पे डाला, बालकनी के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। वो मुतफक्कर सी खड़ी हुई। कब आओगे? सुबह। अंदर से दरवाज़ा बंद कर लो, मेरे पास दूसरी चाबी। इसने मुड़े पकड़ का और बाहर निकल गया। काश इस वक्त मरियम खानम सुन लेती कि इनके घर की कितनी चाबियाँ इनके सादतमंद बेटे के पास हैं। आया ने दरवाज़ा बंद करते हुए ज़रा सी जेटी से बाहर देखा। बाहर एक खस्ता हाल जीना था जो घर की पिछली साइड पर उतरता था, और फिर बैक डोर्स की आदत तो इससे हमेशा से थी। इसमें दरवाज़ा बंद किया, जिससे कुछ लगा कर चंद गहरी सांस ली। 24 घंटे, पूरे 24 घंटे बाद हम किलीज के बॉर्डर पर होंगे। कल की रात बिलोशुबा एक यादगार रात होगी। इसने सोचा था। वो इसकी सोच से भी ज़्यादा यादगार होगी, ये वो नहीं जानती थी। सुबह का सुनहरी दुधिया पान किलीज के खेतों और जैतून के दरख्तों के झुंड पे कतरा कतरा उतर रहा था। वो कमरे में रखी वाहिद कुर्सी पर टेक लगाकर
बैठी बालकनी के दरवाजे को मुंतज़िर से देख रही थी। सामने मेज़ पे नाश्ते के खाली बर्तन पड़े थे। वो काफ़ी देर से इसी पोजीशन में बैठी थी, अजरक के लंबे से कुर्ते में, बालों का ढीला सा डोरा बनाए मुतवक्किर, मुस्तरिब मगर पुरसुकून। दफतन दरवाजे की होल से क्लिक की आवाज़ आई। आहिस्ता से दरवाज़ा खुला और दोनों हाथ से पकड़े जहान ने दबे पाँव से यूं धकेला कि इसकी चिड़चिड़ाहट कम से कम हो भी। आधा खुला तक इसकी निगाह सामने बैठी हया पर पड़ी। वो शायद इसके आराम की वजह से ऐसे खोल रहा था। इसे धक्का देख कर सीधा हुआ और अंदर आकर दरवाज़ा बंद किया। सुबह खैर। उठ गई? हाँ, कब की? जहान ने अपना बैग पे रखा। वो थका हुआ नहीं लग रहा था, ठीक ही था। शायद रात कहीं और सोया था, या शायद नहीं, पता नहीं क्या करता रहा था। क्या खाना वाई थी? वो अलमारी की तरफ बढ़ा जहाँ इसके कपड़े रखे थे। हाँ, नाश्ता दे गई थी, मैंने तुम्हारा नहीं बताया, अच्छा किया। क्या बनाया है नाश्ते में? शायद इनके हाथ का जायका इसे पसंद था, इसलिए ज़रा दिलचस्पी से पूछा। साथ ही अलमारी से कपड़े उलट पुलट कर देख रहा था। बोरुक लाइन थी, एक मेरा और एक तुम्हारा। तुमने अपना खा लिया? हाँ, और मेरा? इसने कपड़ा उतार लिया, कंधे पर डाले, हाथ की तरफ जाते हुए मुड़कर पूछा। तुम थे नहीं, अब वापस क्या करती? इसलिए मैंने वो भी खा लिया। वो जो किसी और ही जवाब की तवक्को में बाथरूम की तरफ जाने लगा था, मुड़कर ताहियर से उसे देखा। तुमने मेरा नाश्ता भी खा लिया? उसने आराम से सिर हिलाया। टांग पर टांग चढ़ाई वो टिक लगाकर मजे से बैठी थी। जहान ने ताज्जुब से उसे देखा। दादा कहते थे कि इनके ज़माने में बीवियाँ शौहर के आने से पहले खाना नहीं खाती थी। तुम्हारे दादा क्या फिरौन के ज़माने के थे? वो मुंह बनाकर बोली। अभी तो गुजरा है उनका ज़माना, अभी भी वही रिवाज है। पता नहीं बड़ों को क्या नॉस्टैल्जिया होता है कि शायद इनका ज़माना ज़्यादा अच्छा था। इसकी बात पे जहान ने अफसोस से सर झटका। अच्छा सुनो मरियम, खानम के किचन के ऊपर वाले कैबिनेट्स में से दाएं हाथ की किसी कैबिनेट खोलोगी तो वहाँ खाने पीने की बहुत सी चीज़ें पड़ी होंगी। कुछ निकाल लाओ मेरे लिए। अल्लाह अल्लाह, जहान कल किसी के बारे में कह रही थी कि वो सादतमंद लड़का था, कभी बगैर पूछे चीज़ नहीं लेता था। मैंने कब कहा कि बगैर पूछे लो? तुमने ये भी नहीं कहा कि पूछ के ले लो। बोर्ड से जी नहीं भरा तो सुबह सुबह मेरा दिमाग खा रही हो? वो कभी से कहता बाथरूम चला गया और दरवाज़ा जोर से बंद किया। इसके जाने के बाद हया के लबों पर मुस्कुराहट उमड़ आई। साइड टेबल के पर्दे के पीछे से एक ढकी प्लेट निकाली और फिर ऊपर वाली प्लेट उठाकर जहान का बोर्ड दिखा। इसे दोबारा ढका और सामने मेज पे रखा। फिर अपना पर्स उठाया, अंदर से पेन और पोस्ट-इट का छोटा सा पैड निकाला। ऊपरी सफ़े पर लिखा, तुम्हारे दिमाग से बोर का जायका बहुत अच्छा है, और इस नोट को पैड से फाड़ा और फिर ऊपरी प्लेट पर चिपका दिया। चंद लम्हों बाद वो कमरे से बाहर थी। कुछ देर बाद जहाँ नीचे आया तो दोनों फर्शी निचले वाले कमरे में बैठी थी। इसे देखकर वो ज़रा सा मुस्कुराया। वही अपना यह बड़ी मुस्कुराहट गालिबन बोर्की से मिल गया था। वो भी जवाबन मुस्कुराई। दोनों ने कहा कुछ भी नहीं। फिर वो थोड़ी देर बैठ कर किसी काम का कहकर बाहर निकल गया। दोपहर में मरियम खानम जब कपड़े धोने के लिए सहन में आई तो वो भी अपना अबाया और स्कार्फ लेकर उधर ही आ गई। अबाया तो वो आदतन रोज़ ही धोती थी। तुर्की हो या पाकिस्तान, हिजाब का ये मतलब तो नहीं होता कि सफाई न रखी जाए, बल्कि इसकी सफाई की ज़्यादा ज़रूरत होती है। वो कभी भी गीले बालों पे स्कार्फ नहीं होती थी, और भले अबाया से कपड़े ना नजर आए मगर फिर भी वो इस्त्रीशुदा कपड़े पहनती और बाल ठीक से बनाकर स्कार्फ लेती थी। आंटी, क्या आपके पास अबाया लोशन है? मेरा लोशन ख़त्म हो गया है। इत्तेफाक से मेरे पास भी नहीं पड़ा हुआ। तुम शैम्पू डाल लो, वो भी ठीक रहेगा। इनकी हिदायत के मुताबिक इसने बाल्टी में थोड़ा सा शैम्पू डाला और हाथ से मिक्स कर दिया। हमारे खाना मशीन में कपड़े डाल रही थी, वो इनके पास आ खड़ी हुई। आंटी, एक बात तो बताएं। पूछो, उन्होंने दौरान मसरूफी पूछा। जहान कहता है कि कुरान में पहलियाँ होती हैं। क्या वाकई ऐसा होता है? देखो बेटा, कुरान बजाते खुद पहली नहीं है, लेकिन इसके अंदर बहुत सी निशानियाँ हैं उन लोगों के लिए जो गौर फिक्र करते हैं। और ये तो कुरान भी बार बार कहता है। हाँ, तुम कह सकती हो कि कुरान में बहुत सारी पहलियाँ हैं, मगर आंटी कुरान पाक तो आसान बनाकर उतारा गया है ना, तो फिर क्या ज़रूरी है कि हम इसकी हर पहली ढूंढे? नहीं, कुरान आसान बनाकर नहीं उतारा गया, इसमें गौर व फिक्र करना पड़ता है। वो मशीन का टाइमर लगा रही थी, लेकिन आंटी, अल्लाह ताला ने कहा है कि इसने कुरान को आसान बनाकर उतारा है। अल्लाह ताला ने ये कहा है कि कुरान को यसीर बनाकर उतारा है, लेकिन आसान नहीं। यसीर का मतलब आसान नहीं होता। ये तो अंग्रेज़ी और दूसरी ज़बानों में इसका तर्जुमा आसान कर दिया जाता है, वरना इसका मतलब आसान नहीं है। यसीर कहते हैं किसी चीज़ को तुम्हारी ज़रूरी लवाजमात से आरास्ता करके उसे रेडी टू यूज़ बना देने को। मगर आंटी, आसान भी तो ऐसी ही चीज़ होती है। बोल जी, नहीं बेटा, आसान कहते हैं पीस ऑफ केक को, यानी किसी को खाने के लिए केक का एक टुकड़ा दे देना। और रेसिपी का मतलब है किसी को अंडा, मैदा, घी, चीनी वगैरह और केक की रेसिपी देकर किचन में भेज देना। सब इसके हाथ में होगा, मगर केक इसे खुद बनाना होगा। अब ये इस पे मुनासिब है कि वो केक बनाता है या इन अशिया से ऑमलेट और मैदे की रोटी बनाकर असल मकसद से हट जाता है।
इंसान के लिए वही होता है बेटा जिसकी वो कोशिश करता है। मशीन जोरदार आवाज़ के साथ चल रही थी। इसकी अबाया को भिगोई हुई भी काफ़ी देर होने को आई थी। सुरेश ने अपनी बाल्टी से अपना गीला अबाया और स्कार्फ निकाला और सहन के कोने पे लगे सिंक पे ले आई। आंटी क्या सब गुनाह माफ़ हो जाते हैं? नल खोलकर दोनों मुट्ठियों से सिया हुरैर को भीजती वो इससे झाग निकाल रही थी। पानी गटागट की आवाज़ के साथ सिंक के पाइप से नीचे जा रहा था। हाँ क्यों नहीं, तो फिर वो पीछे क्यों आती? सिंक पे झुके खड़ी कपड़ा भींच भींच कर इसके हाथ दुखने लगे थे। झाग अब जरा कम हो गई थी। यानी इसकी आंटी की तरफ उठती, वो सिर्फ इसकी आवाज़ सुन सकती थी। यानी कि वो बार बार हमें दिखाई क्यों देते हैं? इसने गीले बाय को गठरी की सूरत बनाकर दोनों हाथों से निचोड़ा। पानी की धारें बहती गई। तो अच्छा है ना, ऐसे इंसान बार बार माफ़ी मांगता रहता है, फिर एक वक्त आता है कि जब इसके वो गुनाह बदल करने के लिए दिए जाते हैं, लेकिन वो हमारा तवक्कुफ ख़त्म क्यों नहीं करते थे? इसके हाथ में अब ठंडा सा बाया रह गया था। हुरैर भी खूब कपड़ा था, इसको गड़े में भी डाल दो तो एक शिकन नहीं पड़ती। गोल गोल करके तो मजा ले जो चमक मान पड़े। सच्चे दिल से तौबा करो तो गुनाह नहीं आते पीछे। इसने तार पे बाया फैलाया और फिर उनके सामने जाकर खड़ी हुई। वो मशीन से गीले कपड़े निकालनी थी। कोनखियों से इसे अपना अबाया हवा से फड़फड़ाता दिखाई दे रहा था। मगर वो कोफ तो देते हैं ना, जैसे ये अबाया मुझे कोफ दे रहा है, लगता है अभी हवा का तेज झोंका आएगा और ये उड़कर मेरे सारे मंजर पिछा कर उसको तारीफ कर देगा। इस बात में मरियम खाना मुस्कुराई। टोकरी में से एक क्लिप उठाकर इसकी आवाज़ में लगा दिया। हया पल भर को बिल्कुल ठहर गई। अब नहीं होगा, भले कितना ही पड़ा ले। दुआ भी एक क्लिप की तरह है, तेरे गुनाह इसलिए यूँ पकड़ाते रहते हैं ताकि तुम ये याद रखो कि अगर तुम दोबारा इस रास्ते की तरफ कहीं तो क्लिप टूट जाएगा और कपड़ा उड़कर सब पे छा जाएगा। समान इस्लाम में आने के बाद जाहिलियत के सब गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, लेकिन एक दफ़ा फिर गलत रास्ते की तरफ जाने की सूरत में वो पिछले गुनाह जिंदा हो जाते हैं और इंसान को इस पुराने ज़माने जाहिलियत का भी हिसाब देना पड़ता है। तो गुनाह इसलिए हमें दिखाए जाते हैं ताकि हम डरते रहें और दोबारा इसकी तरफ न जाएं। हाँ, और ताकि हम खौफ और उम्मीद के दरमियान अल्लाह ताला को पुकारते रहें। किसी को कहते हैं ईमान मशीन का ड्रायर बजने लगा था। आंटी इसकी तरफ पलट गई। वो बस उनकी तरफ, उनकी खुश की तरफ देखने लगी। तुर्की के खूबसूरत लोगों की खूबसूरत बातें। किलीस का आसमान सिया बादलों से ढका था। आज रात इस पे चांद नहीं उतरा था। मकई के खेत सुनसान पड़े थे। हर सू से की रसीली महक और बारिश से पहले की मिट्टी की खुशबू फैली थी। खामोश तारीख रात। जहां ने ब्रेक पे जोर से पाँव रखा, गाड़ी झटके से रुकी। खैर ने गर्दन मोड़कर उसे देखा। सब शर्ट नीली जींस और माथे पे बिखरे बालों को सूखते हुए विंडो स्क्रीन के पार देख रहा था। क्या हमें इससे आगे पैदल चलना है? इसके सवाल पे जहान का इर्तिकास टूटा। इसने चौंक कर हया की तरफ देखा, फिर से लाया। हाँ, ज़्यादा दूर नहीं चलना, गाड़ी यहीं छोड़ देते हैं। तुम वापस इसी पे आना और इसी खाना के घर छोड़ देना। इसका मालिक वहीं से आकर ले जाएगा। अपनी तरफ का लॉक खोलते हुए कहते कहते रुका। आयुष और तुम मेरे साथ वहाँ तक आना चाहती हो? तुम्हें क्या लगता है मेरे मिजाज की हिस्स इतनी बुरी है कि मैं ऐसी बात मजाक में कहूँगी? वो खफकी से कहती बाहर निकल आई। इसने जहान की हिदायत के मुताबिक अबाया नहीं लिया था ताकि सामने औरतों जैसी ना लगे और किलीज की मुकामी औरतों की तरह घुटनों से नीचे गिरता। तो फ्रॉक, ट्राउजर और सर पे खानों का सफ़ेद खुलदा स्कार्फ यूँ ले रखा था कि स्कार्फ माथे में लपेट कर उसके दोनों तिकोनों की गिरह कान के पीछे लगाई, फिर उनको कंधों पे सामने डाल दिया। बिल्कुल कश्मीरी औरतों की तरह। रात के अंधेरे में भी इसका चेहरा दमक रहा था। मैं पहले चलूँगा जब इस झाड़ी तक पहुँच जाऊँ। इस झाड़ी की तरफ इशारा किया उसने। तब तुम चलना ताकि हमारे दरमियान फासला रहे। हया ने इस बात में सर हिला दिया। वो खामोशी से आगे चला गया। मैंने पलट कर पीछे देखा। वहाँ दूर दूर कुछ बत्तियाँ दिखाई दे रही थी। इसने वापस आके देखा। जहाँ वो जा रहा था वहाँ हर तरफ अंधेरा था। पीछे रोशनी, आगे अंधेरा, अलामती इम्तिजाज। जब वो निशानज़दा मकाम तक पहुँच गया तो वो चलने लगी। इसने फिर वही सुर्खी पहन रखी थी। वो जानती थी कि जहाँ इससे चढ़ता है इसलिए पहनी थी। पाँव का दर्द वैसे ही था, मगर अपना सियाह पर्स पकड़े वो पक्की ज़मीन पे हील से बाहर आई ठीक चल रही थी। आसमान पे बादल वक्फे वक्फे से गरजते थे। आज वहाँ चाँद नहीं था। आज वहाँ इनका चाँद नहीं था। चंद मिनट वो यूं ही चलते रहे। पैर का दर्द से फिर से हुआ, इसे पछतावा हुआ, लेकिन जहान को चढ़ाना भी था। वो खेत से निकल कर खुले मैदान में चल रहे थे। गर्मी जोरों की थी। दूर दूर जैतून के चंद तरफ नजर आ रहे थे। जहान एक बड़े से दरख्त के पास रुका, मुड़कर उसे देखा। अंधेरे में इसका चेहरा साफ नजर नहीं आता था। वो सुबह रफ्तारी से चलती उस तक आई।
सांस ज़रा सा खुल गया था। वो देखो जहाँ ने दरख्त के इस पर इशारा किया, वो तनी की ओर से बतख का देखने लगी, बहुत दूर, कई सौ मीटर दूर। सर्दी बाढ़ थी, खारदार ऊंची तारे, इसके अंदर इस तरह बढ़ता गया। दिल की धड़कन से हो गई। 2 बजे तक इधर ही बैठते हैं। और सरगोशी करता तने से टेक लगा कर जमीन पर बैठते हुए बुरा लगता था कि मिचर अहमद बोल रहा है अभी। इसी के अंदाज में तने से कुछ टकाए उपरू बैठ गए। दोनों ने अपने बैग दूसरे के मुखालिफ समझ रख दिए। ऊपर से बिजली जोर से चमकी, चांदी लम्हे भर को फैली। फिर सारे में स्याही उतर आई। है ने सर उठाकर आसमान को देखा कि आज इस्लामाबाद में बादल होंगे। इसने वक्त का हिसाब करना चाहा। यहाँ 12:30 बज रहे हैं, तो उधर 10:30 होंगे। कभी कभी डिनर इसी टाइम किया जाता है। शायद अभी सब खाना खा रहे हों। डाइनिंग टेबल पर सब होता है, बड़ी फैमिली, पोपो भी, वो प्लास्टिक की बनी नताशा भी। और अगर कोई भी ने बताया कि जहान और हया एन इस वक्त तुर्की और शाम के बॉर्डर से ज़रा दूर दरख्त तले बैठे हैं, तो अल्लाह अल्लाह है, ये वो आखिरी मौका है जब तुम्हें ऐसी बात सोचनी चाहिए। इसने खुद को सरदनिश की। जहाँ तने से सर ठिकाए, कल आई चेहरे के सामने की घड़ी दिख रहा था इसका। एक एक लम्हा कीमती था। कुछ देर इधर बैठना होगा, फिर मैं चला जाऊंगा और तुम वापस। जहान की यह आखिरी तरीका है शाम जाने का। वो उसे देखते हुए फिक्रमंदी से बोली, मेरे लिए हाँ, मगर पहले तो तुम मेरे साथ भी कितने आराम से सफ़र कर लेते थे। तो अब मैंने बताया ना कि मेरे इनसे ताल्लुकात ख़राब है। इस दफ़ा मैं यही बॉर्डर क्रॉस करके आया था, तो अभी इसी तरह जा सकता हूँ। वो बहुत धीमे अंदाज में समझा रहा था। आज दोनों का लड़ने का मूड नहीं था। मगर क्या तुम जाली पे परवट करके नहीं जा सकते? मैं अपनी शक्ल नहीं बदल सकता क्या? मैं एयरपोर्ट पे गिरफ्तार हो जाऊंगा। बदल तो सकती हो। हया सलमान नहीं है कि जिनसी रात के अंधेरे में कोई डरावनी शक्ल बनाकर मुझे को दिन की रोशनी में नहीं पहचानेगी। वो पूरे हुजूम में भी अपना बदला ढूंढ निकालते। मैं इस शक्ल पे नॉर्मल इंसान वाली कोई दूसरी शक्ल तो नहीं चढ़ा सकता ना। हाँ, बस जब किसी को बेवकूफ़ कहना हो तो मेरी मिसाल काफ़ी। वो बगैर खफकी के हंस के बोली, पहली दफ़ा ऐसी बात ने इसे खफा नहीं किया था। वो ज़रा सा मुस्कुरा कर सामने देखने लगा। चंद लम्हे बीते। खामोशी के बोझ ने जैतून की चाकों को कुछ मज़ीद बोझल कर दिया था। वो बोली, जहान तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? ये कि मैं ज़िंदा रहूँ और इस लंबी सी ज़िंदगी में अपना काम करता रहूँ। अंधेरे में वो इसके चेहरे की चमक देख सकती थी, जो अब इसके लिए बहुत मायूस थी। तुम्हें बहुत मोहब्बत है ना अपनी जॉब से, बहुत ज़्यादा। इसने बस 2 लफ्ज़ कहे, जज्बात से बोझल लफ्ज़। मज़ीद कहना भी कहा था, तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश? इसने हया से पूछा। ये कि मैं किताब लिखूं जिसमें कुरान की आयत के रमूज पे गौर करूं, लफ्ज़ों में छुपी पहेलियाँ सुलझाऊं, उसके नए नए मतलब आश्कार करूं। कहता है ना कुरान की, इसमें निशानी है। मगर इन लोगों के लिए जो गौर फिक्र करते हैं, मैं भी इनमें से बनना चाहती हूँ। वो महवियत से हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसे सुन रहा था। फिर कब लिखोगी ये किताब? कभी ना कभी ज़रूर लिखूंगी, मगर पता है मैं एक बात जानती हूँ कि अगर दुनिया के सारे दरख्त कलम बन जाए और तमाम समंदर रोशनाई, तो मैं लिखने बैठूँ और मुझे इससे 2 गुना कलम और रोशनाई भी दे दें, तब भी सारे कलम किस जैसे सारी रोशनाइयाँ ख़त्म हो जाए, मगर अल्लाह ताला की बातें ख़त्म नहीं होंगी। फिर इसने सर उठाकर दरख्तों की शाखों को देखा। यह जैतून का दरख्त है ना, मुबारक दरख्त। एक मुस्कुराहट इसके लबों पे कर गई। ऊपर गर्दन उठाने से स्कार्फ से निकलकर माथे पे झूलती लटकान तक जा गिरी थी। यानी कि तुम वाकई कुरान पढ़ती हो? वो इसके शजरे मुबारक का हवाला देने पे समझ कर बोला, अभी तो नहीं। आवाज़ में ज़रा शर्मिंदगी आई। बहुत पहले पूरा पढ़ा था। तुम पहले पढ़ती थी कुरान? मैं शरीयत लॉ की स्टूडेंट हूँ। कुरान हदीस फिक्का शरय काम 5 वर्षों से यही तो पढ़ रहे हैं, मगर पहले कोर्स की तरह पढ़ा, अमल में अब लाई। वो वक्त गए जब शरिया एंड लॉ में सिर्फ मजहबी रुझान वाली लड़कियाँ दाखिला लेती थी। अब तो शरिया की आधी से ज़्यादा लड़कियाँ वैसी ही होती हैं जैसे पहले मैं थी। और अब इसने सिलवाने से पूछा, अब तो मैं बस कल पाकिस्तान जा रही हूँ, अपना टाइम टेबल सेट करती हूँ कुरान पढ़ने का। वो जैसे खुद से वादा करी थी। जहान ने इसे देखते हुए धीरे से नफी में सिर हिलाया। हया, कुरान कभी भी कल नहीं पढ़ा जाता, कुरान आज पढ़ा जाता है, इसी दिन इसी वक्त, क्योंकि कल कभी नहीं आया करता। ओके, फिर आज से पढ़ूंगी मैं। इससे फ़ौरन बात मान ली। अगर कोई और होमवर्क है तो वो भी दे दो, जैसे तुम मेरी बहुत बात मानती हो। क्या नहीं माना? मैंने कहा था वापस चली जाओ, मगर तुम नहीं गई। हाँ, तो मैं अभी भी किलीस देखने ही आई हूँ, तुम्हारे लिए थोड़ी आई हूँ। उसने नाक चढ़ाई। जैतून की खुशबू, कच्ची पक्की रसीली सी खुशबू हर उछा रही थी, जैसे इसने कप्पादोकिया में खुबारे ने खुबानी तोड़ के खाई थी। ऐसे ही इसका दिल अब जैतून खाने को चाहा था। जहाँ साथ होता तो इसे सुनने के अलावा कहाँ दूसरी एक काम के लिए चाहता। काफ़ी देर वो एक ही पोजीशन में बैठी थक गई, तो ज़रा सा पहलू बदल कर ऐसा करते हुए पाँव की साइड बदली तो जूते की आवाज़ आई। जहान ने चौंक कर देखा। तुम फिर यही जूते पहन आई हो? इसने अब नोट किया, यह पहले से जानता था। वो फैसला न कर सकी। हाँ,
क्योंकि मुझे पता है कि ये तुम्हें कितने पसंद है। बिल्कुल, ज़रा 1 मिनट दौड़ना। क्यों? बस 1 मिनट। हाय ने ज़रा ताज्जुब से झुक कर जूते की स्ट्रिप्स खोली और पाँव निकाल कर जहान ने एक जूता उठाकर पलट किया। अच्छा है, मगर इतना नहीं कि साथ निभा सके। साथ ही उसने जूते के दोनों किनारों को पकड़कर झटका दिया। चटाक की आवाज़ के साथ जूता दरमियान से टूटा। जहान नहीं वो मुश्किल अपने हवास वाख्ता चीख रो पाई। जहान ने परवाह किए बगैर दूसरे को भी फौरन उठाकर इसी तरह दबाया। जूते की लकड़ी टूट गई, मगर चमड़े के बाजू दोनों टूटे हिस्से एक दूसरे से न थे ही थे। जहान ने एक एक करके दोनों में हवा में उछाल दी। वो अंधेरे में गुम गया है। शौक सी को उसे देखने लगी। क्यों किया तुमने ऐसा? इसने जवाब में अपनी निशाने उचकाए। दिल चाह रहा था, अब मैं घर कैसे जाऊंगी? क्या तुम मुझे अपने जूते दोगे? मैं बिल्कुल भी अपने जूते नहीं दूंगा। और जो यहाँ इतने अच्छे, इतने पत्थर, इतने कांटे, इतनी झाड़ियाँ हैं, मैं इन पे कैसे नंगे पाँव चल कर जाऊँगी? वो खफीस बोली। ये जो तुमने अपने पर्स में नीले प्लास्टिक बैग में गुलाबी रंग के कैनवस शूज रखे हैं ना, तुम ये पहन के वापस चली जाना। और हया एकदम जीभ कर हंस दी। वो एक दफ़ा फिर पकड़ी गई थी। सोचा था इसको खूब चढ़ाकर वापसी पे कैनवस शूज़ पहन लेगी, मगर वो जहाँ नहीं क्या जो बिना इजाज़त किसी का बैग न चेक करे। मैं देखना चाहती थी कि अगर मेरे जूता टूटे तो तुम मुझे जूते देते हो या नहीं, और तुम्हें यकीन था कि मैं नहीं दूंगा, इसलिए तुम दूसरा जोड़ा उठा लाई थी। हाँ, तुम्हारा क्या भरोसा, इसलिए प्लान भी मैंने तैयार कर रखा था, मगर ये तय है कि मैं तुम्हें नहीं आजमा सकती और तुम मुझे भले ही कितना क्यों ना आजमाओ। मैं वो महसूस अंदाज में बोली। और तुमने मेरा बैग चेक किया, मतलब तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? बात भरोसे की नहीं, प्रोफेशनलिज्म की है। उसूल उसूल होते हैं। अपने एस्कॉर्ट को बगैर चेक किए मैं यहाँ नहीं ला सकता था। और क्या निकला मेरे पर्स से? वो लुत्फ़अंदोज़ होते हुए पूछी थी। एक चिट्ठी में ना, और इस रुमाल में क्या था? ज़रा चौंकी, मुस्कुराहट सिमटी। तुमने इसे खोला? आंखों में बेचैनी उमड़ी। नहीं, आखिरी दफ़ा सच का बोला था, अभी 5 सेकंड पहले जब मैंने कहा मैंने इसे नहीं खोला। हया खामोशी से सामने अंधेरे में देखने लगी। मुबारक दरख्त का साया इसी पल मज़ीद सियाह हो गया। मैंने बस आखिरी दफ़ा सीट चुना। सोचा था कि आयशा की तरह का सफ़ेद मोती निकलेगा या फिर मरे हुए जानवर के सिवा कुछ नहीं होगा, मगर इन दोनों में से कुछ नहीं हुआ। फिर क्या निकला? हया ने मुस्तरब अंदाज में नफ़ी में से कहा, वो कुछ अच्छा नहीं है, काबिल फ़ख्र नहीं, दिखाओ। हया ने बिना एहतजाज के पर्स खोला और वो तयशुदा रुमाल और टूटी हुई ऐनक के साथ निकाली। एक हाथ में ऐनक और दूसरी हथेली में वो रुमाल दबाया। फिर हथेली जहान के सामने करके खोली तो रुमाल की पोटली खुलकर आबशार की तरह हाथ के इर्द गिर्द गिर गई। अब हथेली कागज़ की तरह रखे सफ़ेद रुमाल के इसमें कुछ नजर आता। जहान ने गर्दन जरा आगे करके देखा और मुस्कुराया। और तुम कहती कि अच्छा नहीं है? हया ने रुमाल की सिम देखा जिसकी ऐन वस्त में एक मोती चमक रहा था, सियाह रंग का मोती। आयशा के मोती सफ़ेद निकलते हैं, सफ़ेद रंग का होता है पाकिज़गी, मासूमियत, नेकी की अलामत, मगर मेरा मोती सियाह रंग का निकला। बहुत से सफ़ेद मोतियों में से किसी अगली डकलिंग की तरह वो उदासी से मोती को देखते हुए कह रही थी। जहान ने समझ कर अस्पात में से बुलाया। वाकई सियाह तो बुराई का रंग होता है, जादू की सबसे बुरी किस्म। सियाह जादू कहलाता है, गुनाहों से भरा दिल। सियाह दिल होता है, गुनाहगारों के चेहरे सियाह होंगे, उसे क्या मत। इसकी बात पे है का चेहरा मजीद पूछ किया, मगर मेजर अहमद की बात अभी ख़त्म नहीं होती। और तुमने इससे यह खस किया कि सियाह एक बुरा रंग है। सियाह रंग है जो धनक के सारे रंग अपने अंदर जज्ब कर लेता है। एक डार्क रंग है। डार्क बुरे को नहीं बल्कि ठीक को कहते हैं। सारे रंग इसमें मुतफन है और उनको किसी राज की तरह छुपाए रखता है। और जो गहरा होता है, हाँ, वो सियाह होता है। ठीक है, सियाह रात में गुनाह किए जाते हैं, मगर बेरिया इबादत भी रात की स्याही में की जाती है। काला जादू को काला इसलिए कहा जाता है कि ये सफ़ेद रंग से गहरा होता है। ये गहराई का रंग है, देरपा होने का रंग, शायद इसलिए कि काबे का खिलाफ सियाह होता है। आसमान का रंग भी तो सियाह है। बारिश अपने अंदर समोए बादल भी तो काले लेकर चलती है। कुरान के लफ्ज़ भी तो उमूमन सियाह रोशनाई से लिखे जाते हैं। और वो सांस लेने को रुका, तुम्हारा बुर्का भी तो सियाह है ना। इसके तने हुए आसार ढीले पड़ गए, चेहरे पे सुकून सा ठहरा। ओह, जैसे बेचारे में फिर से मिल गया था। इसने मुट्ठी बंद कर दी। रुमाल हाथ के किनारों से झलकने लगा था। और क्या सियाहत में की गई नेकियां गुनाहों को धो डालती हैं? तुम्हें क्यों ऐसा लगता है? कहाँ ऐसा नहीं होता होगा, मगर वो वीडियो अगर किसी के पास हुई तो। इसकी आवाज़ में कोई उत्तर आया। जहान ने बहुत गौर से उसका चेहरा देखा। क्या वो किसी के पास है? हया नहीं, मैं तो यही कह रही थी। वो कहकर पछताई। अगर वो किसी के पास है तो तुम मुझे बता सकती हो। मैं तुम्हें मुझसे मोहब्बत का हुई थी जहान, जब मैंने रेस्टोरेंट में गुलदान तोड़ कर फेंका था, जब मैंने तुम्हारे ऊपर जिंजर ब्रेड का टुकड़ा फेंका था। इसने जल्दी से बात कर लिया।
तेज़ी से बात पलटने की कोशिश में वो बगैर सोचे समझे भूल गई। वो जो रवानी से कुछ कह रहा था, इसकी लग ठहरे आंखों में ज़रा सी भी यकीन थी, मगर फिर इसी रवानी से बोला, जब तुमने मेरे ऊपर ठंडा स्लश फेंका था। वो सांस रोके इन्हीं ठहरी हुई पुतलियों से देखी गई, चलन में सर्दी लकीर की गिर सब कुछ उठ गया और फिर वो दोनों हंस दिए। देख लो, मुझे भी आता है लोगों से जवाब निकलवाना। अल्लाह इन लोगों पे रहम करे। वो गर्दन पीछे फेंकते हंसते जा रही थी, सब गर्मी में किलीस में जैसे बाहर उतर आई थी। जब हंसी रुकी तो इसने मुस्कुराहट बहुत मुश्किल होकर जहान को देखा। क्या तुम्हें याद है कि पहली दफ़ा जिंदगी में तुमने केक कब खाया था? पहली दफ़ा तुम कब रोए थे? नहीं ना, किसी को ऐसी बातें याद नहीं थी। मुझे भी याद नहीं कि कब पहली दफ़ा मैंने अपने नाम के साथ तुम्हारा नाम सुना था। वो दूर फैले मकई के खेतों को देखते हुए कह रही थी, याद है तो बस इतना कि तुम्हारा जिक्र मेरे साथ हमेशा से था, जैसे मेरा साया मेरे साथ है, या जैसे मेरी रूह। और तुम्हें मुझसे मोहब्बत कब हुई थी? है नहीं। महफूज निगाहों से उसे देखा। मैंने तो नहीं कहा कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, ओके। मैंने यकीन कर लिया। वो भी जहाँ था, मगर इतनी आसानी से तो एतराफ़ नहीं करने वाली थी। वो जो विंड चाइम मैंने तुम्हें गिफ्ट किया था, अभी घर रखा है। तुम पाकिस्तान आओगे तो तुम्हें दूँगी, मगर तुमने इस पर लिखा हज़रत उमर का कॉल पढ़ा। वो शख्स जो सिर्फ इसलिए अपनी बीवी को छोड़ना चाहता था कि वो इससे मोहब्बत नहीं करता था, मगर घर बनाने के लिए मोहब्बत ज़रूरी नहीं होती जहान। मोहब्बत तो बाद में भी हो जाती है। वफ़ा और कदरदानी ज़्यादा अहम होती है। फिर वो रुकी और बेसाख्ता उठ कर आती मुस्कुराहट ठोक कर बज़ाहिर संजीदगी से बोली, तुमने कदर दानी निभाई, वैसे कि तुम मेरी कदर करते हो और जानते हो कि सर्च लाइट लेकर भी ढूंढोगे तो मेरी जैसी भी नहीं मिलेगी। और मैंने वफ़ा निभाई और तुम्हें नहीं छोड़ा। क्या हुआ जो तुम मेरी इतनी गुड लकिंग नहीं हो? क्या हुआ जो तुम एक बेमरवत बदलेहाल बदतमीज़ इंसान हो, मगर हो तो मेरे शौहर ना। साथ ही इसने शाने उचकाए। जहां ने ताइदी अंदाज में सर हिलाया। बहुत शुक्रिया हया। चंद साथ एक लिए इसकी सरजमीन खामोश रही। दरख्त और इनके पत्ते होले होले सांस लेते रहे। फिर वो बोला, मेरा मसला ये था या कि मैं हमेशा सोचता था कि इस रिश्ते को अपनाऊं या नहीं, मगर बहुत देर बाद मैंने ये जाना है कि ये रिश्ता तो हम बहुत पहले अपना चुके। बात करने या ना करने की हद से आगे निकल चुकी है। अब निभाने का फेज है। बस समझने में देर हुई, मगर मैं समझ गया हूँ। हया के नंगे पैरों पे कुछ रुंधा था। इसने जल्दी से पाँव चढ़ा। कोई कीड़ा था शायद, मगर महल का तिलिस्म टूटा था। जहाज ने घड़ी देखी, 1:45 होने को थे। अब मुझे जाना है। और हया को लगा इसका दिल जोर से समुद्र में धकेल दिया गया है। बेहद शदीद, इतना शदीद था दर्द, इसे जिस्मानी लिहाज से भी महसूस हुआ था। वो दरख्त की टेक छोड़कर उसकी तरफ मुड़ी। जहान प्लीज़ मत जाओ। आंखों में शराब लिए हुए थे। करने लगी, नहीं हया, ऐसा मत करो प्लीज़, मेरे दिल को कुछ हो रहा है, कुछ डर लग रहा है, तो मत जाओ हया, ये इतना बड़ा मसला नहीं है। ये ऊपर सितारा जो है ना, इसने आसमान की तरफ इशारा किया, मगर हया ने नहीं देखा। वो इसी मुस्तरब अंदाज में जहान को दिख रही थी। सितारा, मैं अपने बाएं जाने पर कर चलता रहूँगा और एलिपियो पहुँच जाऊँगा। ये बहुत सिंपल है यार। जहान प्लीज़ न जाओ। देखो सिक्योरिटी फोर्सेस, क्या पता वो जानते हो, पहले से तैयार बैठे हो। फिर वो कैसे जान सकते हैं जब मैंने या तुमने इनको नहीं बताया तो? मगर यहाँ बारूदी सुरंग है, वो मसला नहीं है। मसला सिर्फ कमांडर होता है, और कमांडर शिया है, यानी कोई मसला नहीं है। शिया? इसने हैरत से जहान को देखा। ये फिर कमांडर कहाँ से आ गए? देखो, शाम के सदर बशार उल असद शिया है और पापा सुन्नी है। किसके पापा? अच्छा, तैयब अर्दोगान। अल्लाह ऐसी अक्लमंद बीवी सबको दे। देखो, तैयब अर्दोगान सुन्नी है, तो जब बॉर्डर का कमांडर सुन्नी होता है तो आप शाम से तुर्की में दाखिल हो सकते हैं। सिक्योरिटी नरम होती है, मगर तुर्की से शाम जाने में मसला होगा। लेकिन जब कमांडर शिया होता है तो वो आपको शाम जाने देगा। मेरी समझ में नहीं आई ये बात। मतलब ये कि अगर शाम से तुर्की जाना है तो तब जाओ जब कमांडर सुन्नी हो, और जब तुर्की से शाम आना है तो शिया कमांडर के वक्त जाओ। मैं इसलिए इतने दिन ठहरा क्योंकि कमांडर बदलना था। 4 रोज़ पहले कमांडर आया है। दुनिया के हर बॉर्डर पर कमांडर की ड्यूटी की घंटे भर में ही इसका नाम स्मगलर और जासूसों में फैल जाता है। ये वाहिद बॉर्डर है जहाँ पहली बात यही फैलती है कि वो सुन्नी है या शिया। ये फिर कवारियत नहीं है, ये तो बस सियासत है। वो इसी तरह फिक्रमंद और परेशान से उसे देखती रही। मैं अगले हफ्ते मंगल के दिन पाकिस्तान आ जाऊँगा, मेरा यकीन करो। हया ने इस बात में से लाया। वो उसको रोकना चाहती थी, मगर अब ये इसके बस से बाहर था। याद करो आशिया ने मेरा वादा कि हर प्लान डिसाइड करूँगा, याद है? इसने गर्दन हिलाई। आंसू गले में फंदा डाल लेते। अब मुझसे कुछ वादे करने होंगे तुम्हें। वो बहुत गौर से उसे देखता, तैयत से उसे देख रहा था। मेरे जाने के बाद तुम पीछे मुड़कर नहीं देखोगी। जो पीछे मुड़कर देखते हैं वो पत्थर के हो जाते हैं। हया ने फिर इस बात में सर को चुप की थी।
इसकी आंखें भीग रही थी और मेरे जाने के पूरे 5 मिनट बाद तुम यहाँ से उठ चुकी और मुड़े बगैर तुम वापस गाड़ी तक जाओगी। क्लियर, हाँ ठीक। इसकी आवाज़ रंधी हुई सी निकली। और किसी बात इस तरफ के उस पार यानी सड़क की तरफ तुम नहीं जाओगी, बल्कि वापस गाड़ी की तरफ जाओगी। है या कुछ भी हो जाए, भले कुछ भी हो जाए, तुम इस जगह से आगे नहीं जाओगी। जहान, इसने कहना चाहा मगर जहान ने हाथ उठाकर खामोश करवा दिया। मैं कुछ नहीं सुनूंगा। कपादोकिया से हर बात तुम्हारी मानी। अब मेरी ये 3 बातें तुम मानोगी। तुम यहाँ से आगे नहीं जाओगी, भले तुम कुछ भी देखो या सुनो। मुझे कुछ भी हो जाए, मैं मर भी जाऊँ, गिरफ्तार भी हो जाऊँ, जो भी हो जाए, तुम वापस गाड़ी तक ही जाओगी। बस इसकी आंखें झिलमिलाने लगी। वो मुश्किल कह पाई, ठीक, मगर एक बात मेरी मानो। क्या? मुझे तुम्हारे नकली दांत, साइनाइड, वो मुझे दे दो। मैं इसे यहीं फेंक दूंगी, मगर इस ख्याल के साथ नहीं रह सकती कि तुम अपने मुंह में जहर। प्लीज जहान। साथ ही इसने बद मिट्टी खोली, रुमाल भी खुलता चला गया। मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहता। जहान ने चेहरा जरा दूसरी सिमत किया और उंगली से दांत से कुछ निकाला। हया ने आंखें बंद कर ली। इसने कोई नोकदार चीज़ रुमाल पे रखी और रुमाल बंद किया। हया ने आंखें खोली और फिर मुट्ठी बीच ली। गोल मोती, नोकदार चीज़ महसूस कर सकती थी। चंदा में वो इसे देखता रहा। रात गुजरती रही। तुम्हें पता है यार, तुम इन जन्नत के पत्तों में बहुत अच्छी लगती हो। वो भीगी आंखों से मुस्कुराई। तुम भी मेजर अहमद। मैं? इसके चेहरे पे उजर हुई। तुमने कहा था कि जन्नत के पत्ते हर वो चीज़ होती है जो इंसान रुस्वा होने के बाद खुद को ढकने और दोबारा इज्जत हासिल करने के लिए उड़ता है। तो फिर अपनी फैमिली पे लगा दाग धोने के लिए यूनिफॉर्म तुमने पहना और जो कैब तुमने ली, वो सब भी तो जन्नत के पत्तों में ही आता है ना। वो हल्के से मुस्कुराया, फिर घड़ी देखी और खड़ा हो गया। हया ने इसकी जूतों को देखा। इसकी जूतों का रुख, उनका रुख। मंगल को आऊँगा मैं ज़रूर। इंसान को कोई चीज़ नहीं हरा सकती जब तक वो खुद हार ना मान ले। मैंने कहा था किस्मत हरा सकती है, मगर मैं गलत था। किस्मत इंसान को मार तो सकती है मगर हरा नहीं सकती। और फिर वो दरख्त के पीछे चला गया। वो मुड़कर भी ना देख सकी। इसने वादा किया था, सो वहीं चिपकी बैठी रही। अपने दिल की धड़कन, अपने हाथों के लर्जे, सब महसूस होता उसे। एक हाथ में पोटली के अंदर मोती की गुलाई और नकली दांत की चुभन, और दूसरे में वो चौकीस का दूसरा हाथ खाली था। अल्लाह! इसके पैरों तले जमीन निकल गई। डीजे को टूटी नक भी इसके हाथ में थी। फिर वो पैर से कीड़ा झाड़ने लगी। तब वो कहाँ गई? इसने बदहवासी से हाथ अंधेरे में जमीन पे दर दर मारा। नुकीले छोटे पत्थर, घास के सूखे तिनके, मिट्टी, ऐनक कहीं न थी। नहीं, प्लीज नहीं। वो डीजे की ऐनक नहीं खोलना चाहती थी। तेंदुओं की तरह रुमाल वाली बंद मुट्ठी और दूसरे हाथ से मुट्ठी को टुकला। कुछ भी नहीं था। रुमाल पर्स में रखने की पर्स से इसने पर्स खोला और फिर बस एक नज़र देखने के लिए पोटली खोली। अंदर स्याह मोती के साथ एक नन्ही सी चीज़ पड़ी थी, एक सुरमई रंग का छोटा सा कंकर। जहान बेयकीनी से इसके लब खुल गए। प्रोफेशनलिज्म उसूल, इन सब पे कोई समझौता न था। इसका दिल रखने के लिए इसने हया को तासुर दिया था कि वो दांत निकाल रहा है, बल्कि अपने फरार का वाहिद रास्ता इसने अपने पास ही रखा था। इसके नीचे पड़े इस जैसे हज़ारों कंकरों से एक उठाकर रुमाल पे रख दिया था। जहान बहुत तकलीफ से इसने दरख्त की ओर से उस पार देखा। पहला वादा चंद से छूटा, टूट गया उसका पहला वादा। दूर सर्दी, बाहर तारीकी में डूबी थी। इतनी तारीकी कुछ दिखाई न देता था। इसी पल बिजली जोर की चमकी। पल भर को सब रोशन हो रहा था। तभी से दिखाई दे खेवला जो टीढ़ी चाल चलता सरहद की तरफ बढ़ रहा था। 5 मिनट के गुजर गए। दूसरा वादा। बादलों की गरज में तहलील हो रहा था। वो दम साधे बिजली चमकने का इंतजार करती अंधेरे में इधर देख रही थी, मगर इसने भी हिमला खो दिया था। वो गुजरते वक्त का एहसास करके उठी और वापस जाने के लिए कदम बढ़ा दिए। साथ ही वो झुके हुए जमीन पे हाथ मारकर रहने ढूंढ रही थी। दफ्तन करीबी इसका हाथ किसी सख्त से टकराया। स्ट्रैप, लकड़ी। इसने वो चीज उठाई, टूटी हुई जूती। अब ऐना को दूसरा जूता ढूंढना बेकार था। वो सीधी खड़ी हुई ताकि वो वापस जा सके। अभी से पीछे नहीं देखना था। अपने पर्स को पकड़ा ही ताकि दूसरे जूते निकाले कि एकदम कहीं से सूरज निकल आया। इसने वो चीज़ उठाई, टूटी सी जूती। अब ऐना का वो दूसरा जूता ढूंढना बेकार था। वो सीधी खड़ी हुई, आंखें चुंधियाती रोशनी। वो तेजी से वापस बैठी। काली रात रोशन हो गई। जलती बुझती रोशनी ने निगाहों से पलट कर देखा। छत पे रोशनी के राउंड फायर की जा रहे थे। अंधेरे में हर तरफ रोशनी बिखरती, मध्यम होती, फिर बिखरती। सरदी बाढ़ पे हमले से भागते दिखाई दे रहे थे। जमीन पे बड़े एक पत्थर को खाली हाथ से सख्ती से थाम लिया। दिल धक धक कर रहा था। रोशनी, फायरिंग, स्पीकर पे आवाजें। वो बिना आवाज के चिल्लाई, जहान वापस आ जाओ। आंखों से आंसू टूट टूट कर लगे, जिसम का पा रहा था। रोशनी फवारों की सूरत बार बार फूट रही थी। इसका दिल चाहा कि वो भागती हुई सूरत पे चली जाए, मगर वो तीसरा वादा, वो पाँव की जंजीर बन गया। वो हर दफ़ा इसे छोड़कर चली जाती थी। पहली दफ़ा वो इसे छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, मगर जहान के वो अल्फाज उसे वापस भेज देते, हया कुछ भी हो जाए, कुछ भी। और फिर एकदम जोर से धमाका हुआ। पत्थर को पकड़ा
पकड़े गट्टी की सुध बैठी आया कि आंसू रुक गए थे साकित निगाहों से सरहद की जानिब से आते धुएं को देखा। रोशनी चीखों पुकार सायरन बारूद की बदबू फिर धुएं के बादल हर तरफ छाते गए। सरहद छुप गई और धुंधली दीवार एक दफा फिर इन दोनों के दरमियान आ गई। क्या हुआ था, क्या पटा था, इसे नहीं मालूम था। वो मुर्दा कदमों से खड़ी हुई, एक हाथ से पारसा टूटे जूता लटक रहा था, दूसरा हाथ पहलू में खाली गिरा था। खाली हाथ खाली दामाने से दो वादे तोड़कर तीसरा निभाना था, इसे वापस जाना था। बादल गरजदार आवाज से एकदम बरसने लगे। मुझे फुटी बूंदे टिप टिप गिरने लगी। तुलकी की पहली बारिश में वो नंगे पाँव टूटे जूते के साथ चल रही थी, आखिरी बारिश भी वो नंगे पाँव थी। मम्मी जवाहिर तक गई है, मैं इनका बेटा बोल रहा हूँ। जहां पर नंगे पाँव खुद जमीन पर चल रही थी, कांटे चुप कर तलवों को जख्मी कर रहे थे। वो सामने देख रही थी मगर शायद कुछ भी नहीं देख रही थी। जूते को क्या हुआ, इतनी सर्दी में नंगे पाँव बैठी हो, लाओ दिखाओ जूता। तड़ तड़ गिरते कतरे से भिगो रहे थे। बादलों ने सारा बोझ उतार कर जमीन और जमीन वालों को बोझल कर दिया था। मैं बकवास करके गया था ना, मगर मेरी कोई सुनता है इस घर में। 2 दिन तक ना हो तो सारा निजाम उलट जाता है। इसके पाँव से खून निकल रहा था, जिसम में जान नहीं रही थी। लगता था अभी लड़खड़ा कर गिर पड़ेगी। और गर्मी तो, और अगर गिर गई तो उठ ना सकेगी। इंसान भी चीज़ मांगता है जिसकी इसे कमी लगती है। सो मैं हमेशा जिंदगी मांगता हूँ। इसके हाथ में इसका सिर्फ एक जूता था, दूसरा कोई जैतून के दरख्त के आसपास रह गया था। जब आधी रात के वक्त हकीकत अपना नकाब उतार के फेंकती है तो हर सिंड्रेला को अपना जूता इसी मुकाम पे छोड़कर वापस होना होता है। इसे भी जाना था। हैंडसम गाइड अभी मसरूफ है, किसी गैर हैंडसम गाइड से रब्ता करो। उसके जुमले जहन में आहिस्ता आहिस्ता गूंज रहे थे। वो बारिश के कतरे थे या आंसू जो इसकी चिड़ी को भिगो चुके थे। दफ्तर इसका पैर रपटा, वो ऊंधे मुंह जमीन पे गिरी। हथेलियाँ छिल गई, चेहरे पे मट्टी लग गई। बरसती बारिश, सियाह रात, 5 दफा किस्मत हरा दिया करती है। या डीजे की डेथ हो गई है। वो उठना चाहती थी, उठ ना सकी। वहीं झुकी बैठी सिस्टर के साथ रोई। कीचड़, बारिश, आंसू, सब कुछ कुटमुट हो रहा था। फुरकान मामू की फैमिली से डर लगता है क्योंकि वो सुर्ख मिर्च का इस्तेमाल कुछ ज़्यादा ही करते हैं। बामुश्किल हथेली के बल जोर लगाकर वो उठ पाई। पाँव लहूलुहान हो चुके थे। वो लड़खड़ाते हुए मूसलाधार बारिश में फिर से चलने लगी। मैंने कहा था ना कि ये जिंदगी में कोई आपको जन्नत के पते ला कर दे तो इसे थाम लीजिएगा। वो आपको रुस्वा नहीं होने देगा। गिरते पड़ते वो कार के करीब आई, दरवाज़ा खोला और फिर इसका सहारा लेकर खुद को संभालना चाहा। जब अपना चेहरा छुपाने के लिए मैगजीन सामने करते हैं तो इसे उल्टा नहीं पकड़ते। स्टेडियम गिरता में इसने शीशे के उस पार देखा। हर सुन थी जो इनकी ज़िंदगी से छुटती ही नहीं थी। अगर जादूगर अपने ट्रिक के फौरन बाद वो राज बताए तो क्या फ़ायदा। हर शय स्लो मोशन में हो रही थी, सारी आवाज़ें बंद थी, बस हरकत दिखाई दे रही थी। इसने खुद को मरियम खानम के दरवाजे पे देखा। बारिश इसी तरह बरस रही थी मगर इसकी समाज बंद हो चुकी थी। अच्छा, तुमने बादशाह बे के ऊपर कॉफ़ी उलट दी थी? गुड, वेरी गुड। मरियम खानम उसे सहारा देकर बिस्तर पर लिटा रही थी। इसकी गिर्द सारी दुनिया गोल गोल घूम रही थी, अपनी जगह कभी नहीं छोड़ते गया। होटल ग्रैंड की मिसाल याद रखो। वो बिस्तर पर लेटी थी, आंखों से आंसू बेआवाज बह रहे थे। रायते की तरफ बैठी मरियम खानम इसके पैरों पे दवा लगा रही थी। इसे दर्द नहीं हो रहा था, सारी हिस्सियात खत्म हो गई थी। बिल्कुल भी मदद नहीं करूँगा, जो करना है अकेले करो, खुद करो क्योंकि तुम कर सकती हो। वो अपना ट्रॉली बैग घसीटती रेलवे स्टेशन पे चल रही थी। दोनों पैर पट्टियों में बंधे हुए थे। कदम उठाती कहीं और थी और बढ़ता कहीं और था। लगता है सब मुझसे तंग आ गए हैं, जो बार बार जाने का दिल करता है। महासन की तरह कबूतर बनकर किसी गार में छुप जाओ। ट्रेन तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। वो खिड़की की तरफ बैठी भीगी सुर्ख आंखों से बाहर भागते मंजर दिख रही थी। जैतून के दरख्त पीछे रह गए थे, शीशे धुंधला गए थे या उसकी आंखों में धुंध थी। अब तो सारे फर्क खत्म हो गए थे। मेरा नाम जहान सिकंदर है, मेजर जहान सिकंदर अहमद। सबान जी का सब्ज़ार उसी कोहर में डूबा था। हर सुकून थी, कोई आवाज़ कोई शोर नहीं। इसने खुद को फैकल्टी हाउस का दरवाज़ा बचाते देखा था। चीखना नहीं वरना आवाज़ बाहर जाएगी और ये सारी फैमिली भागते हुए आ जाएगी। अंदर से निकलती फरबा माइल लड़की उसकी तरफ देखकर परेशानी से उसकी जान पड़ी। वो क्या कह रही थी हया सुन नहीं पा रही थी। बस उसे अपनी आवाज़ किसी गहरी काई से सुनाई दे रही थी। मेरा सामान पैक करवा दे अंजुम बाजी। अच्छा, तुम्हें नहीं पता मैं कपाडोकिया में हूँ। खाले इसके बैग की जिप बंद करते हुए कुछ कह रही थी। अंजुम बाजी इसके जूते रख रही थी। वो बस साकित सी सुबह बैठी सर झुकाए पे आवाज़ रो रही थी थोड़ी सी।
थोड़ी सी कॉटन ला दो फार्मेसी से, कान में डालनी है। अपनी जाली बैग को हैंडल से घसीटती वो अतातुर्क हवालानी एयरपोर्ट के दरवाजे से अंदर दाखिल हुई थी। बेजान कदम, बेसोच निगाहें। पता है हया, तुम कब अच्छी लगती हो जब तुम खामोश रहती हो। वो शनासा सा लड़का तेजी से इसकी तरफ आया। वो इसको पहचानती थी मगर समझ नहीं पा रही थी वो बोल रहा था कुछ। अब्दुल रहमान भाई ने कहा था कि आपसे मिल लूँ, कहीं आपको कुछ मदद की ज़रूरत ना हो। आप बाहर गुल को लेकर चली गई, मैं बहुत परेशान था, ये मम्मी ने भिजवाया आपके लिए। वो कोई पैकेट इसकी तरफ बढ़ा रहा था। मेरी लुगत में 2 बजे का मतलब होता है 1:55। ऑफिसर उसको लैपटॉप एंड कैरी में उठाने का कह रही थी। इसने खाली खाली निगाहों से उसे देखते ही लैपटॉप बैग उठा लिया। किसी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कुछ भी हो जाए, मर जाऊँ, गिरफ्तार हो जाऊँ, जो भी हो, तुम वापस गाड़ी तक जाओगी। बस जहाज़ की खिड़की से नीचे बहुत दूर बासफोरस का समंदर नजर आता। नीली चादर सफेद झाग और उन पे सब पे छाई धुंध। फिर भी इसने आंसू नहीं पूछे। वो तुर्की से हमेशा रोते हुए जाती थी, इसे इस दफ़ा भी रोते हुए जाना था, मगर कौन जाने कि इस दफ़ा का काम सबसे बड़ा था। वो आंखों पे बाजू रखे लेटी थी। दफातन दरवाजे पे दस्तक हुई। इसने आंखों से बाजू उठाया, इस तरह लेटी रही। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई, फिर चलते कदम। आने वाले ने आगे बढ़कर खिड़की के पर्दे हटाए। इसे बंद आंखों से भी सूरज की रोशनी चढ़कर पिन पर पड़ती महसूस हुई थी। हया, उठ जाओ बेटा, तबीयत कैसी है? इसने जमीन पुप्पो की आवाज़ सुनी और फिर बैठ के पायदी के पास दबाव महसूस हुआ, जैसे वो उधर बैठ गई थी। बुखार उतरा तुम्हारा? उन्होंने झुककर उसके माथे को छुआ। हया ने बाजू आंखों से हटाया और खाली खाली निगाहों से उनको देखा। शानों पे दुपट्टा लिए, बाल कैचर में बांधे, वो वैसी थी पुरसुकून, साब ठंडी। मैं ठीक हूँ, वो बोलने के बाद जरा सी उठी। नक का हाथ पसमुर्दगी जैसे जान ही ना हो जिसम में। और ये तुम्हारे पाँव को क्या हुआ था? नताशा कह रही थी कि नई बैंडेज ला रही है। ये बैंडेज तो बिल्कुल ख़राब हो गई है। उन्होंने होले से इसके पैर के अंगूठे को टुकड़ का, जिस पे लगी पट्टियाँ पुरानी और खस्ता हो चुकी थी। हया तक ने तकिए के सहारे बैठी उन्हें तक रही थी। जहान तुम्हारे साथ था? उन्होंने नरमी से पूछा। जब से वो आई थी इतनी बीमार हो गई थी कि पप्पू से बाकायदा अब बात हो रही थी। इसने गर्दन अस्पात में हिलाई, गले में आंसू का फंदा पड़ने लगा था। फिर और इस फिर के आगे सारे ख्वाब खत्म हो चुके थे। इसकी आंखें डुबडुबा गई थी। मैं नहीं जानती पप्पू, हम साथ थे, वो कहने लगी तो आवाज़ बहुत बहुत जल्दी। इस रात आसमान पे बादल थे और चाँद नहीं था, तारे भी नहीं थे। वो आगे जा रहे थे। मैंने इसे रोकना चाहा, मना भी किया, मगर इसने मेरी नहीं मानी। वो चला गया और फिर वो रुकी और फिर पलक झपकी तो आंसू रुखसार पर लुढ़कने लगे। फिर पता नहीं क्या हुआ, मगर वो वापस नहीं आया। कमरे में चंद लोगों के लिए बोझल सी खामोशी रही। पप्पू के चेहरे पे वही सुकून, वही ठहराव था। क्या उसे उसी वक्त वापस आना था? नहीं, उसने कहा था कि आने वाले मंगल को वो आ जाएगा। तो अभी मंगल आने में कुछ दिन है ना, आ जाएगा। तुम फिक्र क्यों कर रही हो? यानी नफ़ी में से लाया, वो नहीं आएगा। वो मुश्किल में है, मैं नहीं जानती वो ठीक भी है नहीं, मगर वो मुश्किल में, शायद जख्मी हो, शायद गिरफ्तार हो, और शायद इससे आगे फिक्र टूट गया, दिल भी साथ ही टूट गया। अगर उसने कहा था कि वो आएगा तो वो ज़रूर आएगा, मुझे पूरा यकीन है। उन्हें जैसे दिलासा देते हुए इसके हाथ की पुष्क थपका। वो भीगी निगाहों से इनका पुरसुकून चेहरा देखती रही। मैं समझी थी कि आप में और मुझ में बहुत फ़र्क है पप्पू। आप सब्र से इंतज़ार करने वाली औरत हैं, मगर मैं चीज़ें अपने हाथ में लेकर जहान के साथ चलने वाली औरत हूँ। लेकिन अब मुझे लगता है कि तकलीफ़ हम दोनों के हिस्से में बराबर आएगी। आप ज़ाहिर नहीं करती और मैं छुपा नहीं सकती, बस यही फ़र्क है। बेयकीन ना हो बेटा, अल्लाह से अच्छा को मन रखो, अच्छा ही होगा। मैं नरमी से उसका हाथ दबाते हुए कहा। वो सर भी ना हिला सकी। अजीब बेयकीनी थी। दरवाज़ा ज़रा सी दस्तक के साथ खुला। पप्पू और हया ने एक साथ इस सिमत देखा। नताशा दरवाजे में खड़ती। हया बदिक्कत भी कसम मुस्कुराए, आंसू हथेली की पूछे साफ की। हया, क्या तुम उठ गई हो? मैं तुम्हारे लिए बैंडेज लाई हूँ, वो ख़राब हो चुका है, इसे उतार देते हैं। नताशा रसान से अंग्रेज़ी में कहती हुई अंदर आई और छोटा सा बॉक्स बेड पे हया के पैरों के पास रखा। पप्पू उसको जगह देने के लिए उठ गई तो वो वहीं पप्पू की जगह पे बैठ गई। हुआ क्या था हया पैर पे? वो हया की एड़ी से बैंडेज उतारते हुए बोली थी। लहजा ना ज़्यादा मुतफक्किर था ना सर्द। पता नहीं वो ऐसे अच्छी लगती थी या बुरी। वैसे तो बेज़र सी ही थी, अलबत्ता इसका लिबास अल्लाह। इस सारी परेशानी में भी हया के जहन में आया था कि ये इस तरह स्लीवलेस टॉप और कैपरी में घर में घूमती होगी और रोहिल और अब्बा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या हुआ था हया पैर पे? नताशा ने दवा लगाते हुए दोबारा पूछा तो वो चौंकी। कांच, पत्थर, ज़मीन पे बहुत कुछ गिरा था।
और मैं इन्हीं के ऊपर चलती रही। बहुत बद एहतियाती है वैसे ये। ओके, मैं इसे बैंडेज कर रही हूँ, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, ज़्यादा गहरे नहीं। वो मसरूफ़ अंदाज में कहती, पट्टी बांध रही थी। दफातन आसमानों पे आज़ान की आवाज़ कुछ लगी। फूफा जाने के लिए उठ खड़ी हुई। इसने इन्हें नहीं रोका। इसके पास रुकने के लिए कोई जवाब न था, ना उनसे बातों का शोर कमरे तक सुनाई दे रहा था। सना और सैरिश अपनी अम्मी के साथ आई थी और इसमें मामूलन की आमद पे इरम और सोनिया भी चली आई थी। वो भी अभी तक कमरे में ही थी, इनसे नहीं मिली थी। अम्मा दरवाजे पे 2 दफ़ा आकर बाहर आने का कह चुकी थी। अब तो बुखार भी उतर गया है, बाहर आ जाओ। वो कब से आई हुई है, अच्छा नहीं लगता। फिर भी वो बिना कुछ कहे बैठी रही। दिल ही नहीं चाहता कि इससे मिलने को। फिर काफ़ी देर बाद उठी और अपना बैग खोला ताकि कोई जोड़ा निकाले। अभी पहना लिबास मलका जैसा हो रहा था, गिरी शलवार कमीज और साथ पता नहीं किस जोड़े का गुलाबी दुपट्टा पहने। बहुत बिखरी बिखरी हुई बीमार लग रही थी। बैग खोल कर ढक्कन उठाया तो सामने कपड़ों पे गिफ्ट पैक में लिपटा हुआ एक पैकेट रखा था। इसने वो पैकेट उठाया। कुछ मध्यम सा याद आया था कि सफर नहीं जाते हुए इसके हवाले के था। शायद हलीमा आंटी ने दिया था। इसने पर फाड़ा। अंदर बहुत खूबसूरत सफ़ेद अंसली सिल्क का कपड़ा था, साथ में एक छोटा सा कार्ड भी लगा था। इसने कार्ड उठाया। हया के लिए बहुत दुआ के साथ, तुम हमेशा पूछा चाहती थी कि तुम्हारे साथ फ्लैट में उस्मान ने सामने बैठी तुर्क औरत से क्या कहा था ताकि वो तुमसे फ्रैंक ना हो सके। तो मैं तुम्हें बता देती हूँ। उन्होंने कहा था कि हमें एक ऐसी डिश का ऑर्डर दिया है जिसमें इंडियन स्टाइल की तली हुई प्याज भी शामिल है। बात यह कि हया था औरतों को तली हुई प्याज से सख्त एलर्जी है, लेकिन ऑफ कोर्स वो सिर्फ इसलिए ऐसा करना चाह रहे थे कि कहीं अजनबी से बेतकल्लुफ़ से तुम्हें नुकसान न हो। वो अपने दोस्तों का बहुत ख्याल रखती है, फ़कत हलीमा और उस्मान। इसके चेहरे पे अफसरदा मुस्कुराहट उमड़ आई। कुछ बातें अधूरी भी रह जाएं तब भी इनकी दृष्टि नहीं होती। जैसे डीजे को गुड मॉर्निंग नीचे कहने वाला लड़का उसे नहीं मिला था। वो कौन था वो कभी भी नहीं जान पाएगी, और कौन जाने कि इसको खुद भी पता नहीं कि डीजे इस दुनिया में चली गई है। कौन जाने। इसने बैग से कपड़े इधर उधर किए, आगे पीछे हर जगह देखा। फिर दूसरा बैग खोला। इसका विंड चाइम कहीं था, पता नहीं वो इसे कहाँ भुलाई थी। दिल इतना ख़राब हुआ इस बात से कि वो लिबास बदले बगैर बाल के अचर में बांधे बाहर आ गई। मतलब हद हो गई। एकदम से हमें इतनी सुना दी रज़ा भाई ने, हमारा क्या कसूर। और वो फाइज वगैरह, उनको भी तो ध्यान रखना चाहिए था ना। सना लाउंज में बैठी जोर शोर और खफी से कह रही थी। हया को आते देखकर बात रोक कर जल्दी से उठी। हया आपा, किधर हैं आप? सब कह रहे थे कि आप आते ही साथ बीमार पड़ गई। वो बड़े इत्तेफाक से उसके गले लगी। हया ज़बरदस्ती ज़रा से मुस्कुराई। सोनिया भी अच्छी तरीके से उनकी, बाकी सैनिश और इरम तो अपने अपने मूड में थी, मगर इसे कहाँ परवाह थी। नताशा अब मसरूफ़ से अंदाज में बेनियाज सी सोए बैठी मैगजीन के बाहर पलट रही थी। तो फिर क्या तुमने फ़ायज़ा से शिकायत की? वो सब बैठ गई थी। सोनिया भाभी ने सना को तफक्कुर से देखते हुए सलाम कलाम वहीं से जोड़ा। हाँ, जाकर फ़ोन करूँगी। हद है। फिर आया को देखकर सना वजात करने लगी। फ़ायज़ा बाजी ने बताया क्या किया? क्या? हया ने इसी के अंदाज में दोहराया। इसे कोई दिलचस्पी न थी। फ़ायज़ा अरसल की बहन थी और अरसल वो था जिसकी वली में गिरा तायब ने इसकी बेइज्जती की थी। फ़ायज़ा बाजी ने अरसल भाई के वली में की तस्वीरें फेसबुक पे ला दी। चलो ये लगाती थी, खैर थी, मगर हमारी टेबल की भी 3 तस्वीरें एल्बम पे लगा दी और प्राइवेसी पब्लिक थी। रज़ा भाई ने देखा, फिर हमें सुनने लग गया। फ़ायज़ा बाजी से पूछो कहाँ के एथिक्स है, ये किसी और की तस्वीरें लगा दो। वो बस खामोशी से सना को देखी गई। इसका जहन किलीज की सरहद से आगे नहीं बढ़ा था। आपकी तस्वीर भी थी, सना ने याद करके बताया। इस पर वो ज़रा से चौंकी। मगर आपकी तो खैर है, आपने तो लपेट कर दुपट्टा लिया हुआ था ना, पता ही नहीं चल रहा कि कौन है। मगर मेरी तो अच्छी खासी क्लास ले ली भाई ने। वो सख्त रंजीदा हो रही थी। गालिबन के घर आते ही वो रज़ा से इसका टाकरा हुआ था। हाँ, हया का दुपट्टा ना हुआ सुलेमानी चोगा हो गया। इरम ज़रा सा हंसी। हया ने निगाह फेर कर उसे देखा। वो हाथ में पकड़ी शीशे की प्लेट पे रखी स्ट्रॉबेरी को कांटे में फंसा रही थी। कांटा मुँह में ले जाते हुए इसने हया को देखा। हया की निगाहों में कुछ ऐसा था। इरम बेख्तियार दूसरी तरफ देखने लगी। एक तो पता नहीं हमारे भाइयों को दोस्तों का इतना खौफ क्यों होता है। ऐसे हम सारे ज़माने में बगैर दुपट्टे के घूमते रहे, तब कुछ नहीं होता। लेकिन अगर भाई की यूनिवर्सिटी के सामने से कार में गुजरो तो बस हाथ अंदर करो, सर पे दुपट्टा लो, मेरा कोई दोस्त गुजर रहा है तो देखना मत। उफ। सना रज़ा की नकल करते हुए बोली तो सैरिश हंसती। इरम फ़कत मुस्कुराई। फिर इसने हया को देखा। वो अभी तक खामोश मगर गहरी नज़रों से इरम को देख रही थी। इरम ज़रा जस पुसू कर दोबारा सना को देखने लगी। जान नहीं आया तुम्हारे साथ आया?
सैरिश ने बात का रुख फेरा तो हया ने निगाहें उसकी तरफ फेर दी, फिर उनका सर नफी में से मिलाया नहीं। इसका लहजा सपाट था। अच्छा तो तुम कह रही थी कि वो तुम्हारे साथ आएगा। मासूम से सवाल था मगर इसे बहुत जोर से चुपा। सोनी ने बेचैनी से पहलू बदला। इसे यकीनन सैरिश का लहजा ही अच्छा नहीं लगा था। कहा था मगर ऐसा हो नहीं सका। इसने फकत ही कहा, कोई सफाई नहीं, कोई दलील नहीं, कोई मुंह तोड़ जवाब नहीं। अब तो किसी बात का नहीं चाहता था दिल। अच्छा, सैरिश ने जरा से शाने उचकाते हुए आगे होकर एक और स्ट्रॉबेरी उठाई है ने सुर्ख फलों से भरे प्याले को देखा। सुर्ख रसीला फल, सुर्ख जूते, बेसन के किनारे पे लगा खून का सुर्ख कतरा। इसका दिल पर आया हुआ एकदम उठी और तेज से कमरे की तरफ गई। सबने चौंक कर उसे देखा था। नताशा इसी तरह बेनियाज सी मैगजीन के सफ़ेद पलट रही थी। हया बाजी आपका फ़ोन है। वो अपने कमरे में लैपटॉप खोले आयशी को मेल लिख रही थी जब नूर बानू ने दरवाजे से झांक कर सतर लगाई। वो अच्छा कहकर सेंड का बटन दबाकर उठी और बाहर आई। जिंदगी में नाउमीदी इतनी बढ़ गई थी कि फ़ोन की घंटी पे भी चौंकना छोड़ दिया था। मैं रहमत से कभी भी लैंडलाइन पे कॉल नहीं किया करता था। सोए से दिलचस्पी न थी कि किसका फ़ोन है। हेलो इसके क्रेडल के पास रखा और रिसीवर उठाकर कान से लगाया। बहुत शुक्रिया मेरी बात सुनने और समझने का। मुझे खुशी है कि आपने अकलमंदी का सबूत दिया। वलीद की मुस्कुराती आवाज़ों से लगता था कि सारे एहसास बन गए, मगर एक उबाल अंदर से उठा था। हाँ, अभी कुछ दिल में जिद्दा था। जो भी कह रहा है साफ कहो। वो दबे लहजे में कराई। मेरे खिलाफ वो केस वापस लेकर तुमने साबित कर दिया कि आप एक अकलमंद खातून थे। लम्हे भर को इसके आसाम मफलूज से हो गए। केस वापस? इसने तो नहीं, फिर किसने? मैंने तुम्हारे खिलाफ कोई केस वापस नहीं लिया। मैं जानता हूँ कि आप पे दबाव ही ये हुआ है और मैं जानता हूँ कि आपने ये क्यों किया है। ये कॉल आपका शुक्रिया अदा करने के लिए थी और ये पूछने के लिए भी कि फिर हम कब मिल रहे हैं। वजह से बहुत मशहूर मैं था। इसके अंदर जवार भाटा पकने लगा। वो मुश्किल इसने सब किया। मैं फ़ोन रख रही हूँ। कल दोपहर 1 बजे मुझे ना सफ़र वाले पिज़्ज़ा हट में आपका इंतज़ार करूँगा। ज़रूर आइएगा। मुझे कुछ अहम बातें करनी क्योंकि अभी वो आर्किटेक्ट वाला मसला हल नहीं हुआ। अच्छा, और तुम्हें लगता है मैं आ जाऊँगी? वो और होती हैं कमज़ोर लड़कियाँ जो तुम जासूस से डर जाती हो। माय फॉट इतना गुस्सा आया था कि दिल जाके फ़ोन दीवार पर दे मारे। आपको आना होगा, याद रखिए। वो वीडियो मेरे पास है। अगर आप नहीं आएंगी तो मैं आपके घर आकर वो वीडियो आपके यहाँ टीवी पर चला कर दिखाऊंगा। और ये मेरा वादा है। इसके लहजे की सफा की गया का दिल लरस कर रह गया, मगर जब बोली तो आवाज़ मजबूत थी। तो फिर तुम कर गुजरो जो तुम करना चाहती हो। ऐसा सोचना भी मत कि मैं तुमसे यूँ मिलने चली आऊँगी। जहन्नुम में जाओ तुम। इसने फ़ोन जोर से क्रेडिट में पटका कर तेज से मुड़कर अब्बा के कमरे की तरफ गई। वो ड्रेसिंग के सामने खड़े होकर टाई की नॉट सही कर रहे थे। ऑफिस जाने के लिए बिल्कुल तैयार। अब्बा, क्या आपने वलीद के खिलाफ केस वापस ले लिया है? वो परेशानी से कहती ये भी ना इजाज़त अंदर आई थी। सुलेमान साहब ने चौंक कर उसे देखा, फिर वापस सामने शीशे के ऊपर टाई की नॉट ढीली करने लगे। हाँ, वापस ले लिया है। मगर क्यों? वो सदमे से बोली। पहली बात यह कि वो बहुत ही कमज़ोर केस था। दूसरी बात है कि हमारे पास कोई खास गवाह नहीं था। और तीसरी बात, इसकी गाड़ी से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। फरमान भाई को चोट गिरने से आई, इसलिए कि इसकी इसका कोई इससे फ़ायदा नहीं। वो परफ्यूम उठाकर खुद पे स्प्रे कर रहे थे। मगर अब आप जानते हैं इसने मुझे टक्कर मारने की कोशिश दिखाया। मैं इसे इस तरह नहीं छोड़ूंगा। आर्किटेक्ट के साथ मिलकर इसने जो बेईमानी की है इस पर मैं इसे आड़े हाथ लूँगा। थोड़ा इंतजार करो। लेकिन अब्बा की बात के बरक्स इनका लहजा खैर संजीदा था। वो मजीद सुने बगैर भागती हुई बाहर आई। चंद लम्हों बाद वो ताया फुरकान के घर थी। ताया, अब्बा और साइमत आई। ड्राइंग रूम में अकेले नाश्ता कर रहे थे। लड़के काम पर थे। सोनिया और इरम भी साथ नहीं थी। ताया, अब्बा वो परेशानी से उनके पास आई। आओ है, तबीयत कैसी है? वो अखबार लहजे में बोले, साथ ही कुर्सी की तरफ इशारा किया। पहले जैसी मोहब्बत न सही, मगर पिछले कुछ अरसे वाली रुखाई भी थी। दरमियाना सा अंदाज था। ताया, अब्बा आप लोगों ने वलीद के खिलाफ केस क्यों वापस ले लिया? वो बेचैनी से वहीं खड़े खड़े बोली। साइमत आई इसके लहजे पर बेख्तियार पलट कर उसे देखने लगी। मैंने नहीं लिया, तुम्हारे अब्बा ने लिया है। और वो इतने गलत भी नहीं है। केस कमज़ोर है। वक्त और पैसा ज़ाया करने का फ़ायदा, मगर इस तरह तो वो और शेर हो जाएगा। वो सब लेकर के हम सब ठीक हैं। चोट मुझे लगी थी। जब मैं समझौता करने पर तैयार हूँ तो फिर ताया, अब्बा अब भी शायद वलीद के खिलाफ किसी सख्त कार्रवाई के हक में नहीं थे। कारोबार, सियासत है, उफ। और आर्किटेक्ट वाला केस, देखो हम इसको खुल्लम खुल्ला तो डील नहीं कर सकते। कंपनी की साख को नुकसान पहुंच सकता है, मगर तुम्हारे अब्बा इससे ज़रूर निपटेंगे। सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र ना करो। वो जानती थी कि इससे अब कुछ नहीं निपटेगा। वो सिर्फ उसको आर्किटेक्ट वाले केस का ड्रामा दे रहे थे ताकि इसको सीधा कर सके। शतरंज, वसात, सियासत, आप नहीं समझेंगे। इसने तासुफ से नफी में सर झटका। हया जहान नहीं आया। साइमत आई ने इनकी गुफ्तगू को इख्तिताम पजीर होते देखा तो रह न सकी। अल्लाह अल्लाह, फिर वही सवाल। इसके आसाब ढीले पड़ गए। वो नहीं आ सका ताई। आवाज़ भी धीमी पड़ गई। तो कब आएगा? तुम्हारे अब्बा और अम्मा तो चाहते कि तुम्हारे निकाह भी रूहेल के वलीमे के साथ अनाउंस करें, मगर ताई ने अनकारा भर कर बात अधूरी छोड़ दी। वो मुकम्मल नामुकम्मल मायने खेज
अखज़ मायने किए बगैर पलट आई। ताया अब्बा इस अख्तबार की तरफ मुतवज्जा हो चुके थे। कोई पूछता था कि वो नहीं आया, कोई ये क्यों नहीं पूछता कि वो क्यों नहीं आया। सब अपने मफाद की बात पूछते हैं, जहान की तो किसी को फिक्र ही नहीं। इसकी मेल पर आयशा का जवाब आ गया था। इसने कहा था कि वो शाम में ऑनलाइन होगी, तब वो दोनों बातें करेंगी। वो आयशा से क्या बातें करना चाहती थी वो नहीं जानती थी, बस वो अपना दुख और इज़्तिराब किसी से बांटना चाहती थी। किसी सिपाही की बीवी होकर दोनों हफ्तों महीनों इसका सब्र से इंतजार करना कितना तकलीफ था वो अब जान पाई थी। कैसी हो स्क्रीन पे आयशा का शफाफ खूबसूरत चेहरा दिखाई दे रहा था। वो स्क्रीन के सामने रिवॉल्विंग चेयर पे बैठी और बात करते हुए वो शीशे की नन्ही पहले से तो चाय का गुट भरी थी। मुझे नहीं पता मैं कैसी हूँ, उदासी पूरी थी। मिलकर चली बाज बांधे बालों में हया बहुत कमजोर और सुस्ता दिखाई दी थी। क्या हमारा आना तुलिया अच्छा नहीं लगा? आयशा ने हैरत अमेज मुस्कुराहट के साथ पहली साइड पे रखी। कप्पादोकिया बस्ती अनातोलिया में वाक़ था। नहीं, बहुत अच्छा लगा। वो फीका से मुस्कुराई। बारे बता रही थी तुम लोग अनकरा भी गए थे क्या? इसके जाने के बाद तुमने अनकरा देखा या वापस आ गई? मैं कल ही चली गई थी। इसके लबों से फिसला। चाय की प्याली उठाती आयशा गुल चौंकी थी। अच्छा, किस दिन गई थी तुम? कलीस इतवार को गई थी, मंगल की दोपहर वापस आ गई। आप छुपाने का क्या फ़ायदा था? आयशा चंद लोगों के लिए सोचती रही थी। प्याली इसके हाथ में दी लेकिन वो इसे लबों तक ले जाना भूल गई थी। क्या बॉर्डर वहाँ से करीब पड़ता है? हाँ, बहुत करीब। इसकी निगाहों के सामने फिर वही रात घूम गई, वो खौफनाक बरसती बारिश वाली रात। तो क्या बॉर्डर की सारी खबरें कलीस में लोगों को मिल जाया करती हैं? किस किस्म की खबरें आयशा? इसने अचंभे से स्क्रीन को देखा। मतलब जो लोग इलीगल बॉर्डर क्रॉस करते हैं उनकी गिरफ्तारी की खबरें। क्या मंगल की सुबह तुमने ऐसी खबर सुनी थी? वो बहुत सोच कर बोली थी और लम्हे भर के लिए हया को लगा इसका सांस रुक गया है। वो अपनी बहन की जासूस है, सारी बातें उसको बताती होगी। तुम्हारा मोबाइल तुम्हारे पास है बाहर है? क्या तुम कलीस जाओगे? अब्दुल रहमान कलीस का नाम ले रहा था। हया, आयशा ने उसको पुकारा। वो चौंकी। कड़िया से कड़िया मिलाई तो जहन में अजीब सा ख्याल उभरा। नहीं, ये नहीं हो सकता। आयशा पुलिस को क्यों बताएगी? मगर फिर वो बॉर्डर पर गिरफ्तारी के बारे में सुनने में इतनी दिलचस्पी रखती थी। हाँ, पीर और मंगल की दरमियान रात वो बॉर्डर क्रॉस कर रहा था आयशा, मगर सिक्योरिटी अलग इसके इंतजार में थे। वो गिरफ्तार हुआ या मारा गया ये मैं नहीं जानती, मगर मैं इतना जानती हूँ कि वो इसके इंतजार में थे क्योंकि तुमने उनको बताया था, है ना? पता नहीं कैसे ये सब इसके मुंह से निकला था। लाशऊर में जुड़ती कड़ियाँ मिलकर एक ऐसी जंजीर बना गई जिसने इसके गले में फंदा डाल दिया था। आयशा लम्हे भर को खामोश हो गई। हया को लगा वो इनकार कर देगी, मगर वो झूठ नहीं बोल सकती थी। हाँ, मैंने उनको कॉल की थी। मेरा फ़र्ज़ था। अगर मुझे मालूम हो कि कौमी मुजरिम कानून तोड़ने जा रहा है तो मुझे सिक्योरिटी फोर्सेस को बताना चाहिए। वो बेयकीनी से आयशा को देख रही थी। वो कितने आराम से सब कह रही थी कि ऐसे नहीं मालूम था कि वो क्या कह रही थी। मरहबा हया। बाहर कहीं पीछे से आई और बहन के कंधे पे झूल कर चेक कर स्क्रीन को देखा। हया ने जवाब नहीं दिया। वो अभी तक आयशा को देख रही थी। अब्दुल रहमान मुजरिम नहीं था आयशा, वो मुजरिम नहीं था। चाय का घूंट पड़ते आयशा को ठहरी। इसकी आंखों में अचंभा उठा। अब्दुल रहमान का क्या जिक्र? तुम? आय ने लब खोले मगर रुक गई। इसके अंदर बोलता गुस्सा भी एक नहीं सब कुछ रुक गया। कहीं कुछ गलत था। तुमने आयशा अब्दुल रहमान की बात कर रहे हैं जिसे मैंने कलीस में खो दिया। बेबसी से उसने कहना चाहा। बाहर है। कभी आयशा को देखती, कभी इसको। अब्दुल रहमान कलीस में क्या करा था? तुम जानती हो वो क्या करा था? तुमने सिक्योरिटी को बताया इसके क्रॉसिंग का। हया, वो कलीस में नहीं था। इसे अनकरा से जर्मनी जाना था। वो कलीस क्यों गया? तुम जानती हो वो कलीस में था आयशा। तुम्हें बाहर ने बताया था। मुझे मालूम है। जज्बात की शिद्दत से इसकी आवाज़ बुलंद हो गई थी। बाहर गुल, तुम जानती थी? आयशा बेयकीनी से अपनी बहन को देख रही थी। वो बेसाख्ता से कर पीछे हुई। मैंने कुछ नहीं किया। सब मुझे ऐसे क्यों देखते हैं? इसकी आंखें टुकटुका गई। वो मंगल की रात बॉर्डर क्रॉस करने जा रहा था। क्या ये तुम्हें बाहर ने नहीं बताया? वो बॉर्डर क्रॉस करने जा रहा था? नहीं हया, ये नहीं हो सकता। आयशा अभी तक दम बखूब थी। मैंने तो इसके बारे में तो किसी को कुछ नहीं कहा। मैंने तो नसू फखरी के बारे में बताया था सिक्योरिटी को। इसने बॉर्डर क्रॉस करना था मंगल और पिछली में नहीं वो जहाँ था आयशा। तुमने कॉल क्यों की सिक्योरिटी को? वो दबी दबी चिल्लाई थी। इस रात के जख्म, बॉर्डर की बू, रोशनी के गोले, सब फिर से ताज़ा हो गया क्योंकि मुझे अब्दुल रहमान ने ऐसा करने को कहा था। वो बेबसी से बोली थी। बाहर इन ताईद में सही लाया। मेरी बहन सच कह रही है। मैंने इनकी बातें सुनी थी चर्च में। और हया को लगा वो अगला सांस नहीं ले सकी।
आयशे, तुम्हारा फ़ोन बज रहा है। आने की पुकारने पे वो चौंकी। गोद में रखा मोबाइल जाने कब से बज रहा था। बाहरी नंबर पे लिखा नाम बहुत मोहब्बत से लेकर इसने आने को बताया था और सब बटन दबाकर फ़ोन कान से लगाया था। सलाम अलैकुम, इसने मुस्कुरा कर सलाम किया। वालेकुम सलाम, कैसी हो? ईरान से 1000 किलोमीटर दूर वो आहलारा वादी के चर्च में खड़ा बाहर के फ़ोन के कान से लगाए कह रहा था। साथ ही इसने पलट कर देखा, चट के खुले दरवाजे से बैरून सीढ़ी नजर आ रही थी जो पहाड़ के नीचे तक जा रही थी। हया भी नमाज पढ़कर नहीं आई थी। बाहरी के पर्स से फ़ोन निकाल कर इसने ऐसे तस्वीरें खींची। चर्च के ऊपरी मंजिल पे भेजा था। मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुर्की वाले कैसे हैं? इसकी मुस्कुराहट और भी खूबसूरत हो गई। तमानियत के सारे रंग आंखों में उतर आए थे। बहुत दिन बाद इसने अब्दुल रहमान की आवाज़ सुनी थी। आयशा, याद है तुमने कहा था तुम मुझे एक फेवर दोगी? वो चर्च की चौखट में खड़ा सीढ़ियों को ही देख रहा था। हया के आने से पहले पहले इसे बात खत्म करनी थी। हाँ बताओ क्या हुआ? तुम तुर्की के सबसे बड़े बॉर्डर में क्या जानती हो? कौन सा बॉर्डर? तुर्की और शाम का। हाँ, इस बॉर्डर को एक कौमी मुजरिम इस मंगल की रात क्रॉस करेगा गैर कानूनी तौर पे। ऐसे में तुम्हें कुछ करना है। चंद लम्हे खामोशी के बाद वो गालिबन किसी और जगह आ गई थी। हाँ कहो, फिर मैं सुन रही हूँ। तुर्की का तुम बेकार से आयशे, अपने दिल से पूछो, अगर तुम्हें मालूम हो जाए कि एक मुजरिम तुर्की का एक कौमी मुजरिम गैर कानूनी तरीके से सरहद पार कर रहा है तो तुम्हें क्या करना चाहिए? आयशा खामोश हो गई और आवाज़ मजीद धीमी करते हुए बोला, तुम्हें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को फ़ोन करना चाहिए। तुम्हें इन्हें बताना चाहिए सब कुछ, ताकि वो उसे गिरफ्तार कर सके। मगर नहीं आयशे, गोली कैसे कर सकती है? आयशे, गुल तो कुछ नहीं कर सकती। ज़रा ऊंचा बोलो, इतना आहिस्ता मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्या कोई आसपास है? वो नाराज़ होकर ज़रा खफकी से बोली, जैसे आखिरी फिक्र को नज़रअंदाज करना चाह रही थी। मैं नहीं चाहता कि कोई सुने, तुम ये सब लिख लो, कमांडर का नंबर भी। फिर वो इसे तमाम ज़रूरी बातें बताता कि और वो लिखती गई। इन्हें तुम्हारी कॉल ट्रेस करते हुए 90 सेकंड लगेंगे। तुमने 80वें सेकंड में कॉल काटनी है। तुम ये करोगी ना? तुमने मुझसे वादा किया था। तभी इसको अपने पीछे किसी आहट का एहसास हुआ और तेज से पलटा। अंदर चर्च की सीढ़ियों पर हरकत सी हुई थी। कोई आ गया है, बाद में कॉल करूँगा। इसका मरहबा सुनने से कबल ही वो सुबह गिरफ्तारी से आ गया और सीढ़ियों की ओट में छुपी बाहरी गुल को कान से पकड़कर बाहर निकला। मैं भी आई थी, वल्ला मैंने कुछ नहीं सुना। छोटी बिल्ली बौखला गई थी, मगर वो लब पीछे बरहमी से उसे चर्च से भर लाया था। तो तुम मेरी बातें सुन रही थी। तुम्हें तुम्हारी बहन ने सिखाया नहीं कि किसी की बातें चुप कर नहीं सुनते। मेरी बहन को कुछ मत कहो। जो तुमने सुना है, अगर तुमने हया को बताया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो दबे दबे गुस्से से कह रहा था। और अगर तुमने अपनी बहन को बताया कि मैंने ये बात हया को बताने से मना किया है तो मैं वाकई बहुत बुरा पेश आऊँगा। सीढ़ियों पे टिक टिक की आवाज़ गूंजने लगी। वो ऊपर आ रही थी। जान ने बारे को मोबाइल वापस किया, जिसे इसने जल्दी से अपने पर्स में डाल दिया। और तुमने मेरी बात ना मानी, बाहर आई। मैंने कुछ नहीं सुना। वो रूहान सी हो गई। तब तक हया ऊपर पहुंच चुकी थी। इसने ये सब कहा है। वो बेयकीनी से स्क्रीन पे नजर आती आयशा और बाहरी को देख रही थी। हाँ, मेरी बहन सच कह रही है, मैंने खुद सुना था। तुमने ये सब सुना था। और वो समझती रही कि इसने इसकी और जहान की बातें सुनी थी, मगर वो तो उर्दू में बात कर रहे थे। वो सुन भी लेती थी, उसे क्या समझ में आता। इसने इसकी बातें सुनी ही नहीं थी। वो एक दफ़ा फिर एक दफ़ा एक तरफ की कहानी से नतीजा आगाज कर चुकी थी। इसने अपनी मुखबरी खुद करवाई। इसने अपने आप को खुद गिरफ्तार करवाया। मगर क्यों इस सारे किस्से का कुछ सस्पेंस नहीं बनता था? वो हैरान थी, परेशान थी। कोई सेंस नहीं था इन तमाम बातों में। तुम्हें कैसे पता कि वो गिरफ्तार हो गया? आयशा ने बेयकीनी से पूछा। मैंने खुद देखा था। वो हया के अल्फाज लबों पे टूट गए। इसने क्या देखा था? केवले धुआं, रोशनी की गोली, एक तरफ की कहानी। मुझे नहीं पता मैंने क्या देखा था, मुझे नहीं पता। वो बेबसी से नफ़ी में सर हिलाने लगी। फिर एकदम से जमाके से ऐसे याद आया जहान के जूतों का रुख। जब वो उठा था तो उसके जूतों का रुख बाएं जानिब था। हालांकि वो सरहद की जानिब मुँह किए खड़ा था। क्या वो सरफ की तरफ नहीं जा रहा था? वो बाएं जानिब जा रहा था। मगर बाएं जानिब क्या था? प्लीज़ तुम्हें जब भी कुछ पता चले मुझे ज़रूर बताना। अगर इसे मेरी वजह से कुछ हुआ तो मैं सारी ज़िंदगी खुद को माफ़ नहीं कर सकूँगी। आयशा बहुत फिक्रमंद और बेचैन हो गई थी। हया ने धीरे से इस बात में सर हिलाया। आयशा को तसल्ली देने के लिए एक लफ्ज़ भी उसके पास न था। सरहद की उरात और हराकली दस्की दायमी आग से उठते धुएं के मरगोले, सब कुछ एकदम से ताज़ा हो गया था।